बैठ जाइए, बैठ जाइए। आवाज़ सही है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कहाँ तक कल पहुँचे थे हम लोग? तो क्लास में जब थोड़ा सा आवाज़ कम कर दीजिए, है ना। क्लास में जब हम लोग शुरू में चलते हैं तो दो परिपाटी हम अपनाए रहते हैं क्लास का, कि हर एक दिन क्लास का जब हम स्टार्ट करते हैं तो पिछले क्लास को थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में रिपीट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। और लास्ट में भी अगर आप बैठे रहेंगे तो लास्ट में भी हम क्लास को 5 मिनट में सिनॉप्सिस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या अध्ययन किया है। तो वो बस आपके टाइम 5 मिनट लास्ट में चाहिए होते हैं, कि आप बैठे रहेंगे तो हम आपको बता देंगे। शांति बनाए रखना इस क्लास में जितना हमारा जिम्मेदारी है उतना आपका भी कर्तव्य है, तो शांति बनाए रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कल हम चले थे तो सबसे पहले हमने देखा कि सिलेबस में हमें क्या कुछ पढ़ना है। फाइनली हमने देखा कि 9-10 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा हमने देखा था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन होता है उसमें किस चीज़ों की डिमांड है, हमें किस को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए। तीसरा हमने देखा था, कुछ प्रश्नों को हमने देखा और प्रश्न की प्रकृति से हमें पता चला कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो फर्स्ट पेपर में भी आते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है या जो सिलेबस है वो मूलतः कहाँ पर है, थर्ड पेपर में है। फिर स्रोत हमारा क्या होना चाहिए, उसमें हमने देखा था कि आपसे केवल कहा था कि जो एनसीईआरटी का बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर है, अगर आपने रात में देखा होगा तो उसमें जितना दिया हुआ है उतना आपको पता करके रखना है, बाकी उसके ऊपर आगे बताना हमारा काम बनता है। फिर कल हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के बाद हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पर चले गए थे, पारिभाषिक शब्दों के बारे में हमने जानकारी जुटाया था कि हम पर्यावरणीय तनाव किसको कहेंगे, या जिसको हमने पर्यावरणीय प्रतिबल नाम दिया था। दूसरा था कि हम पर्यावरणीय प्रकोप या एनवायरमेंटल हैजार्ड किसको कहेंगे, और तीसरा उसमें था कि हम आपदा किसको कहेंगे, और आपदा का हमने वर्गीकरण कर लिया था। आज भी हम चलेंगे यहीं से, कुछ पहले पारिभाषिक शब्दों को जान लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम पहले चलेंगे इन टॉपिक को कवर करने के बाद आपदा प्रबंधन पर जो लीगल फ्रेमवर्क है हम पहले उसको जान लेंगे, तो वो क्या होता है कि आगे के टॉपिक को थोड़ा सा बाइंड अप करने में आसान होता है। तो लीगल फ्रेमवर्क का है कि पहले हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास हुए हैं आपदा प्रबंधन के उसको जान लेंगे कि कब क्या हुआ, तो फिर आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें बार बार सेंधई फ्रेमवर्क सबसे परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद हम फिर भारत सरकार के जो मेन प्रयास हैं उसको हम एक फ्रेमवर्क में कवर कर लेंगे। देन आफ्टर हर एक आपदा के साथ जो सरकार के प्रयास हैं वो तो आते जाएंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम का एक होता है ना कि लीगल संस्थाएं क्या है भारत में, या क्या सरकार ने पॉलिसियां बनाई हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ मैनेजमेंट है, उसके लिए वो एक कवर हो जाने के बाद आगे क्या होता है कि हम एक संकलित रूप में आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो आज हम पहले पारिभाषिक शब्द या कुछ चीज़ें कवर करने के बाद पहले इंटरनेशनल प्रयासों पर चलेंगे, देन आफ्टर टाइम बचेगा तो राष्ट्रीय प्रयासों पर चलेंगे। क्योंकि आपदा लास्ट में सेगमेंट था कि आपदा का हमने वर्गीकरण किया था, तो यहाँ से हम एक सेगमेंट इससे लिंक है चलेंगे जिसमें होगा आपदा प्रबंधन के चरण, है ना। तो आप बीच पेज में हेडिंग बनाइए आपदा प्रबंधन के चरण, और जैसे मैं लिखूंगा आपको भी वैसे ही लिखना है, और जहाँ पर चर्चा की ज़रूरत होगी वैसे हम लोग करते जाएंगे। तो आपदा प्रबंधन के चरण, तो आपदा प्रबंधन का 3 चरण है, और आपदा प्रबंधन में जो 3 चरण होते हैं इस पर हम किसी भी आपदा के सुझाव को एग्ज़ाम में अगर मांगता है तो हम उसे दे सकते हैं। एक इसमें होगा आपदा प्रबंधन का जिसको हम प्रथम चरण कहेंगे। तो किसी भी आपदा में जो प्रथम चरण होता है वो होता है आपदा पूर्व का चरण होगा, डिजास्टर के पहले का।
आपदा पूर्व का समय, यानी कि आपदा आई नहीं है लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये है। दूसरा जो चरण होगा किसी भी आपदा में, दूसरा चरण, तो किसी भी आपदा में जो दूसरा चरण होता है वो होता है आपदा के समय का, आपदा के समय, कि जब डिजास्टर आ गया है उस समय क्या कुछ किया जाएगा। और तीसरा हो जाएगा जिसको हम कहेंगे तीसरा चरण। और तीसरा चरण जो किसी भी आपदा में होगा वो क्या होता है, आपदा बाद का। तो इसे हम कहेंगे आपदा बाद या आपदा के बाद। तो किसी भी आपदा में जो आपदा बाद का समय होता है, बेसिकली ये जो समय होता है इसको हम कहते हैं, ये पुनर्वास का समय होता है, रिहैबिटेशन का समय होता है, या हम इसे पुनर्वास का चरण कहते हैं। किसी भी आपदा के समय का जो चरण होता है इसमें हम राहत और बचाव करते हैं, राहत और बचाव, रेस्क्यू और रिलीफ का जो कार्यक्रम होता है वो इसमें किया जाता है। और तीसरा जो आपदा पूर्व का समय होता है ये बेसिकली आपदा तैयारी का होता है, आपदा तैयारी का। और ये जो आपदा तैयारी का चरण है, इस तैयारी के चरण को हम संक्षिप्त में PMP चरण के नाम से भी जानते हैं, यानी कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर प्रिवेंशन कहते हैं हम इसे। तो 3 चरण है, एक है आपदा के समय, एक है आपदा से पहले, और एक क्या है, आपदा के बाद का समय, है ना। अब इसमें क्या है कि कोई भी आपदा आएगा, अगर आपसे सुझाव मांगता है कि हमें इस आपदा का प्रबंधन करने के लिए आप सुझाव दीजिए, तो हम किसी भी आपदा को इस फ्रेमवर्क पर बता सकते हैं। जैसे कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे भूकंप आपदा का हमें प्रबंधन करना है, या सुझाव मांगा गया क्वेश्चन में कि भूकंप आपदा के प्रबंधन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए, तो इसके हिसाब से जाएंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि भूकंप आया नहीं है, लेकिन भूकंप से होने वाले क्षति या नुकसान को कम करने के लिए हम भूकंप से पहले क्या कुछ तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ सुझाव यहाँ तो आ सकता है कि भूकंप से पहले क्या किया जाए ताकि भूकंप से होने वाले क्षति या नुकसान या जोखिम को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इसमें कुछ होगा, चाहे ये भूकंप हो या फिर बाढ़ है, तो बाढ़ से पहले हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो किया जा सकता है जो बाढ़ की इंटेंसिटी, गहनता या उसके इफेक्ट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अगर भूस्खलन होगा तो भूस्खलन से पहले तो कुछ किया जा सकता है कि ताकि भूस्खलन को किस तरीके से कम किया जाए या उसको रोका जाए, या हो भूस्खलन तो उससे होने वाले क्षति या नुकसान को कम किया जाए। सूखा है तो सूखा से बचने के लिए क्या कुछ पहले किया जा सकता है, वो है। सुनामी है तो सुनामी से बचने के लिए पहले क्या की जा सकती है। साइक्लोन है तो साइक्लोन से बचने के लिए क्या कुछ पहले किया जा सकता है। तो इसको हम हर एक आपदा में, आपदा पूर्व के समय हम क्या कर सकते हैं वो हम इसमें देखते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट है। डिजास्टर प्रिपेयरनेस यानी कि आपदा तैयारी होगा, डिजास्टर मिटिगेशन कहते हैं यानी कि आपदा निवारण का फेज होता है, एक निवारण होगा, और आपदा प्रिवेंशन यानी आपदा निरोध। तो 3 सेगमेंट इसमें होंगे आपदा पहले के समय में। किसी भी आपदा के समय जो दूसरा चरण होगा वो क्या हो सकता है, राहत और बचाव का। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने भूकंप के लिए अच्छी तैयारियां कर ली है, सुनामी के लिए, साइक्लोन के लिए, सभी आपदा के लिए आपने तैयारियां करके रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि वो आपदा आ गया। और जब वो आपदा आ गया, आपदा घटित हो गई, तो उस समय कुछ काम तो होगा। तो वो उस समय जो काम होगा वो बेसिकली क्या होता है, राहत और बचाव का काम होता है। और फिर जब तीसरा फेज आएगा तो हम आपदा के बाद के चरण में, यानी कि कहीं पर मान लीजिए अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक के बाद 1-2 दिन के बाद, 10 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद वहाँ पर जो कार्यक्रम होगा वो क्या होगा, पुनर्वास का कार्यक्रम होता है। पुनर्वास का अर्थ है कि इस चरण में हम आपदा से होने वाले क्षति या नुकसान की जो भरपाई होती है हम उसे करने का प्रयास करते हैं। एक ये उद्देश्य होता है। दूसरा, इस चरण का मूल उद्देश्य होता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा संस्कृति तैयार किया जाए
जो आपदा से लड़ने में क्या हो, सक्षम हो। हम आपदा प्रतिरोधी ढांचा तैयार करते हैं। तो इसमें हम 4 प्रकार के पुनर्वास की बात करते हैं। इसमें एक होता है सामाजिक पुनर्वास। सोशल रिहैबिलिटेशन का अर्थ हुआ कि आपदा से प्रभावित जो सामाजिक क्लास है, उस सामाजिक वर्ग का क्या होना चाहिए, सामाजिक जो परिस्थितियां जो उनको क्षति हुई है उसकी भरपाई होनी चाहिए। दूसरा इसमें क्या होता है, आर्थिक पुनर्वास होता है। जैसे पहले आप देखते थे कि गांव सब में भी फ्लड आता था, लोगों के घर गिर जाते थे, तो सरकार की तरफ से लोग आते थे ना कि किनका घर बाढ़ में गिरा है उसको कंपनसेशन दिया जाता था। सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए कुछ पैसे दिए जाते थे। अगर आपदा में किसी का पशु मर गया, किसी की जान माल की क्षति हुई, तो सरकार उसकी भरपाई करने का प्रयास करती है। अभी आपने देखा महाकुंभ में भगदड़ मचा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ दिया गया मृतकों के परिवार को। तो ये पैसे नहीं मायने रखते हैं, बस एक ये होता है कि परिवार की संवेदना आपके साथ जुड़ी है। आपका सरकार का यही होता है कि क्योंकि जो व्यक्ति मर गया वो जीवन में क्या कर सकता था किसी को नहीं पता है, तो उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है। बट एक होता है कि सरकार आपके साथ है और हम जो है सो आपके दुख की घड़ी में आपका थोड़ा बहुत सहायता करते हैं। तो इसमें एक हम आर्थिक पुनर्वास करते हैं, दूसरा सामाजिक पुनर्वास करते हैं और तीसरा मानसिक पुनर्वास भी इसमें किया जाता है। मानसिक पुनर्वास का अर्थ होता है कि आपदा के दौर में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग या कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर अपनों को नज़दीक से खोता हुआ देख ले तो फिर सामान्य जीवन में आना बहुत जल्दी संभव हो नहीं पाता है। एक भय का माहौल, एक डर का, एक एंजाइटी का लोग शिकार होने लगते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को फिर से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रयास किया जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्वास का फेज कहते हैं। तो इस चरण में, पुनर्वास के चरण में हम कितने प्रकार के पुनर्वास पर बल देते हैं, 3 प्रकार के पुनर्वास पर मूल रूप से। इसमें हम एक सामाजिक पुनर्वास की बात करते हैं, सामाजिक पुनर्वास। दूसरा हम इसमें आर्थिक पुनर्वास की बात करते हैं, आर्थिक पुनर्वास की बात करते हैं। और इन तीनों ही पुनर्वास का जो हमारा पर्पस होता है, एक आपदा रोधी संस्कृति, आपदा रोधी आपदा रोधी संस्कृति एवं अवसंरचना का निर्माण करना, अवसंरचना का निर्माण करना, ये हमारा इसमें मूल ध्येय होता है। किसी भी आपदा के समय, अब आप मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं कि आप कहीं के डीएम हैं और वहाँ पर मान लीजिए फ्लड आ गया है, तो फ्लड के समय क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर कोई आपदा आई है तो आपदा में फंसे लोगों को हमें क्या करना होता है, सुरक्षित बाहर निकालना होगा। चाहे वो फ्लड है तो फ्लड में जो लोग फंसे हुए उनको बाहर निकालना, अगर अर्थक्वेक आया है तो मलबे को हटाना और मलबे में जो दबे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना काम होगा। अब आपदा आई है तो कुछ लोगों को चोट भी लगेगा, जोखिम, तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना होता है, मेडिकल सहायता देना होता है। तीसरा क्या होगा कि अगर आपदा आई है, लोगों के घर द्वार टूटे हैं, तो लोगों को हमें राहत शिविर में रखना होता है तब तक जब तक कि उनके पुनर्वास की प्रक्रिया नहीं हो जाती है, तो राहत शिविर में उनको रखना होगा। फिर राहत शिविर में है तो जाहिर सी बात है कि जो दैनंदिन की आवश्यकताओं की चीज़ें होती है वो उन्हें उपलब्ध कराना है। तो उसमें क्या होता है, भोजन होगा, पेयजल होगा, कुछ आवश्यक दवाएं हैं, ऊर्जा है, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो तत्काल क्या किया जाता है, आपदा के दौरान किया जाता है। आप खुद सोचिए कि आप डीएम हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर बाढ़ आ गई है या कहीं पर भूस्खलन आ गया है या अभी जैसे उत्तराखंड में हुआ है, तो अभी प्राथमिकता वहाँ पर क्या, दबे हैं, दबे हुए लोगों को ढूंढो और उसको निकाल के वहाँ से जिनको मेडिकल सहायता की ज़रूरत है उनको अस्पताल पहुँचाओ ताकि मेडिकल सहायता उन्हें मिल सके और जिनके जान बचने की संभावना है उनके जान को बचाया जा सके। तो किसी भी आपदा में जो आपदा के समय का चरण होता है वो राहत और बचाव का होगा। कोई भी आपदा है, मान लीजिए साइक्लोन तट पे आ गया, अब साइक्लोन तट पे आ गया तो उस समय क्या किया जाएगा
कि जो बाहर में साइक्लोन या वर्षा में फंसे हुए लोग हैं, आप उनको सुरक्षित, बाढ़ की स्थिति बन गई, वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर लोग को ले जाइए। अगर किसी को मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ गई तो आप उसे मेडिकल सहायता उपलब्ध कराइए। फिर जिनका घर द्वार गिर गया है, जिनको आपने राहत शिविर में रखा है, उनको आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करानी है। तो किसी भी आपदा में जो तत्काल आपदा के समय का काल होता है वो क्या होगा, राहत और बचाव का। तो इसमें जो राहत और बचाव का होगा उसमें पहला काम हमारा क्या होगा, आपदा में फंसे लोगों को, फंसे लोगों को बाहर निकालना, बाहर निकालना एवं उन्हें, एवं उन्हें सुरक्षित, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। तो पहला जो काम होगा ये यही होगा। दूसरा, जो घायल हो चुके हैं तो घायलों को, घायलों को मेडिकल, घायलों को मेडिकल सहायता, मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना, मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना। तीसरा जो हो जाएगा, प्रभावित लोगों को, यानी जो आपदा से प्रभावित हैं, प्रभावित लोगों को, प्रभावित लोगों को राहत शेल्टर या शिविर में रखना, शिविर में पहुंचाना या वहां पर रखना। तो राहत शेल्टर में। चौथा हो जाएगा, दैनंदिन की या दैनिक, दैनिक आवश्यकता, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराना, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की जब उपलब्धता की बात होगी तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले भोजन, क्योंकि घर द्वार। दूसरा क्या होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए। अगर कुछ मेडिकल सहायता की ज़रूरत है ना, तो मेडिकल सहायता होना चाहिए। चौथा जो है सो बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। आजकल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है ना, देखो, क्योंकि आजकल लोग अन्य चीज़ भूल जाएंगे लेकिन मोबाइल नहीं भूलते हैं, है ना। तो बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, और इसके अलावा और क्या होनी चाहिए, संचार सेवा, है ना, कि लोग अपनों से बात कर सकें कि तुम बचे हो या नहीं बचे हो। तो संचार सेवा। तो इस तरह की चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत पड़ेगी कब, जब कहीं पर आपदा आ जाएगी। तो पहला हो गया कि भोजन की सुविधा होनी चाहिए, पेयजल, कुछ जो छोटे छोटे मेडिकल चीज़ों की ज़रूरत है वो हो जाए, बिजली संचार सुविधा हो जाए। ये हमें आपदा शेल्टर में उपलब्ध कराना होता है। तो किसी भी आपदा के समय क्या होगा, यही काम होगा कि सबसे पहले कोई भी आपदा है तो आपदा में जो लोग फंसे हुए हैं उनको हमें क्या करना होता है, बाहर निकालना। आपको नहीं करना होगा, आप प्रशासक बन के जाएंगे तो आपको करवाना होता है ना। तो ये आपको करवाना होगा, अपने अधिकारियों को आप कहेंगे कि भाई आप वहाँ पर जाइए, ये काम कीजिए। आप अकाउंटेबिलिटी तय कर देंगे कि ये काम यहाँ पर आपको करना होगा। दूसरा है कि घायल अगर कोई हुआ, अब जैसे मान लीजिए भूकंप होता है कहीं पे, तो कुछ लोगों के हाथ पैर टूट जाएंगे, किसी का सर फट जाएगा, किसी का, तो उनको मेडिकल सहायता तो मिलनी चाहिए। तो तत्काल हमें क्या करना होता है, एम्बुलेंस की सेवा या उस तरह से सुविधा लाकर मेडिकल सेवा उपलब्ध कराना। प्रभावित लोग जिनका घर द्वार टूट गया है या आपदा से बेघर हो चुके हैं, तो उनको हमें क्या करना होता है, राहत शेल्टर बना के, राहत शिविर बना के रखना होता है। अब उस राहत शिविर में जो लोग हैं उनको हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी होगी, उपलब्ध करानी होती। कब तक, जब तक कि पुनर्वास के तहत वो उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं कि फिर से उस क्षेत्र में रहने लायक स्थिति में आ जाए। तो दूसरा चरण जो किसी आपदा में होता है वो इसी तरीके से राहत और बचाव का होता है। ये 3 फेज में जाएगा। तो इतने पेज चौड़े तो नहीं होंगे आपके पेज, है ना, हो जाएगा, ठीक है। तो
पीएमपी का जो चरण होगा किसी आपदा में, ये 3 स्तरीय होता है। और 3 स्तरीय होगा, इसमें एक होगा जिसको हम कहते हैं आपदा तैयारी। आपदा तैयारी, आपदा तैयारी। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं आपदा, आपदा निवारण। आपदा तैयारी, आपदा निवारण। और तीसरा होगा जिसको हम कहते हैं आपदा निरोध। तो ये पहले चरण में 3 स्तर पर कार्य किए जाते हैं ना। तो आपदा तैयारी है, आपदा निवारण है, और तीसरा क्या है, आपदा निरोध है। पहले चरण में ये 3 है। एक छोटे से उदाहरण लेके चलते हैं तो हम इसको बेहतर समझ पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, आप मान लीजिए कि कुछ आपदा जैसे भूकंप आपदा से बचाव के लिए हमें काम करना है ना। तो भूकंप आपदा से बचाव के लिए अगर हमें काम करना हो तो उसका पहले चरण में 3 पार्ट हो गया ना। एक क्या है, आपदा तैयारी, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हमारी कैसी तैयारी होनी चाहिए या हमें क्या करके रखना चाहिए, ये आपदा तैयारी हुआ। यानी कि 25 मई को अगर सिविल सेवा का प्रीलिम्स फेस करना है तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसका सिंपल सा अर्थ यही निकलता है। अगर तैयारी अच्छी होगी तो जोखिम कम रहेगा, है ना, संकट कम रहेगा। और अगर तैयारी कम है तो जोखिम, क्षति, नुकसान का स्तर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया अब ये क्या है। हाँ, तो 25 तारीख का निर्भर यही करेगा कि ये जो बचे हुए 2.5-3 महीने हैं इसमें बेहतर प्रिपरेशन कौन करते हैं। आपदा निवारण है, इसको हम इंग्लिश में निवारण शब्द के लिए यूज करते हैं, मिटिगेशन कहते हैं। मिटिगेशन का अर्थ होता है किसी भी आपदा के होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपाय। जैसे इस शब्द का आप पेपर में पढ़ते होंगे, खासकर ये शब्द यूज होता है क्लाइमेट मिटिगेशन के संदर्भ में, कि क्लाइमेट मिटिगेशन में ये चीज़ हुआ, ये चीज़ नहीं हो पाया। तो जब हम क्लाइमेट मिटिगेशन की जिक्र करते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि वो कौन सा प्रयास किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम कर सकता है, तो उसको हम क्लाइमेट मिटिगेशन कहते हैं। या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। तो मिटिगेशन का जो उपाय होता है ये 2 तरीके से हो सकता है। एक सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं और एक क्या हो सकता है, सामुदायिक स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं। सरकारी स्तर पर जो भी मिटिगेशन का प्रयास होगा उसका जो अप्रोच होता है वो टॉप टू बॉटम की ओर होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर होगा। क्योंकि प्रशासनिक आदेश जो होता है वो कहीं भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे की ओर ही आएगा। इसीलिए डिजास्टर निवारण में जो सरकारी अप्रोच होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। और जो सामुदायिक प्रयास होता है ये दोनों हो सकता है, ये ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। इसका एक फ्लो चार्ट आएगा तो हम वहाँ पर समझ लेंगे। और आपदा निरोध का अर्थ हो गया कि हम क्या उस सुरक्षात्मक उपाय को अपनाते हैं या किसी भी आपदा से बचने के लिए, उसके जोखिम को कम करने के लिए जो आप प्रोटेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आपदा निरोध कहते हैं। अब जैसे इसका सबसे सुंदर उदाहरण है कि जब कोविड का दौर आया था तो कोविड से बचने के लिए हम लोग कुछ प्रोटेक्टिव उपाय अपनाते थे। तो उसमें प्रोटेक्टिव उपाय में पहला क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग, जो आप लोग नहीं मानते होंगे, है ना, मानते थे, ठीक। तो ठीक है, समझ गए। तो पहला उसमें क्या था कि हम लोग, उसमें था कि अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं तो आपको सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है। तीसरा, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क धारण करके निकलें। चौथा था कि भाई आपको अपने हाथ पैर को अच्छे से हैंड सैनिटाइजर से साफ करना। ये क्या था, प्री उपाय था कि हम इस तरह के उपाय को कम उपाय अपना करके हम क्या करते थे, कोविड के दुष्प्रभाव को या उस वायरस को अपने तक पहुंचने से हम क्या करते थे, रोक लेते थे। तो निवारण निरोध का अर्थ यही होता है कि किसी भी आपदा से बचने के लिए या जोखिम को कम करने के लिए हम किन उपायों को अपनाते हैं वो क्या कहलाएगा, निरोध कहलाता है।
तो अब अगर तैयारी में हम जाएंगे तो हमें तैयारी में क्या क्या करना होता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये 8-10 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। इसमें जैसे हमने कहा कि एक बॉटम से टॉप अप्रोच होगा और दूसरा क्या होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों जा सकता है। और आपदा निरोध हो गया कि वो उपाय जिसको अपनाकर हम किसी भी आपदा से होने वाले जोखिम या क्षति को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। इसके नीचे में 2 लाइन लिखिए, आपदा निरोध में सब में आएगा, तो पहले छोटा सा एरिया है ये, इसको लिख लेते हैं। आपदा निरोध में लिखिए लेकिन इसके तहत उन उपायों या प्रयासों भी आप लिख सकते हैं ऑब्लिक देके, उन प्रयासों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है जिसको अपनाकर किसी भी आपदा से होने वाले जोखिम यानी रिस्क, जोखिम को कम किया जा सकता है, जैसे कोविड-19 से बचने के लिए निम्न सुरक्षात्मक कदम अपनाए जाते थे या जाने के दिशा निर्देश थे, सरकार के द्वारा था ना ये दिशा निर्देश, अपनाए जाते थे या पब्लिक देके अपनाए जाने के दिशा निर्देश थे, गाइडलाइन थे, दिशा निर्देश थे। तो वो दिशा निर्देश क्या था, तो पहला हो जाएगा अब इसमें पॉइंट, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा क्या था, अनावश्यक बाहर ना निकले, है ना। तीसरा क्या था कि मास्क लगा के बाहर निकलना, है ना, मास्क लगाकर बाहर निकलें। चौथा क्या था कि सैनिटाइजर का यूज़ करना, है ना, तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग, है ना। तो जिन लोगों ने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया, कोविड से बचे रहे कि नहीं बचे रहे, और जिन्होंने इसको थोड़ा सा लाइटली लिया वो प्रभावित हुए, पकड़े गए, कोविड ने उसको कैप्चर किया। तो यही होता है कि किसी चीज़ को, दिशा निर्देश को हम कितना सीरियसली लेते हैं। अगर हम सीरियसली लेते हैं तो निस्संदेह उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे, जो किसी भी आपदा में है, आपदा के लिए जो निरोध का काम होता है, वो निवारण का अर्थ होता है किसी भी आपदा से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयास। तो ये जो किए जाने वाले प्रयास हैं, जैसे हमने पहले ही कहा कि ये 2 तरीके से प्रयास होता है। एक होता है सरकारी स्तर के प्रयास,
और दूसरा हो जाएगा सामुदायिक सामुदायिक स्तर के प्रयास, कम्युनिटी लेवल के। भारत में अगर हम सरकारी प्रयास को देखेंगे तो जैसे हमने कहा कि इसमें हम चलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच या उपागम को अपनाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर हम जाते हैं इसमें। और जब हम इसमें जाएंगे तो नॉर्मली ये दोनों हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ले लेते हैं बॉटम से टॉप उपागम। उपागम का अर्थ होता है अप्रोच, दृष्टिकोण। तो दो अप्रोच हो गए। अब सरकारी अप्रोच जो हम भारत में देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे पहले क्या है, केंद्र स्तर पर हो जाएगा ना। तो केंद्र स्तर पर सरकार ने आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या किए हैं। उसके नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राज्य स्तर पर सरकार ने आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या किए हैं। उसके नीचे आ जाएंगे तो जिला स्तर पर, कि जिला स्तर पर सरकार ने आपदा निवारण के लिए क्या किए हैं। इसके नीचे हम आएंगे तो हमारे यहाँ तहसील या ब्लॉक होता है ना, तो इसके नीचे जो प्रशासनिक यूनिट है वो है तहसील या ब्लॉक। तो तहसील या ब्लॉक के स्तर पर सरकार ने कुछ किए हैं या नहीं किए हैं। और सबसे नीचे में हमारे यहाँ क्या हो जाएंगे, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, है ना, जिनको हम पंचायती राज संस्था कहेंगे ना। तो इस तरीके से प्रशासनिक अप्रोच का अर्थ यही है कि केंद्र स्तर पर सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए क्या कुछ प्रयास किया गया है। जब हम सरकारी प्रयासों को पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे केंद्र स्तर पर, कल भी हमने बताया था कि अपने यहाँ एनडीएमए है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहेंगे। राज्य स्तर पर आ जाएंगे तो एसडीएमए है, जिसको हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आप ही लोगों की अध्यक्षता में बनेगी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डीडीए में जाने के लिए, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जाने के दो रास्ते हैं आपके पास, दोनों रास्ते से जा सकते हैं। एक, अगर आप जिला कलेक्टर या उप समाहर्ता के पद पर होते हैं तो उसमें जा सकते हैं, और अगर आप जिले के पुलिस कप्तान हैं तो भी उसमें जा सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष के अलावा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 4 मेंबर और होते हैं। तो उस 4 मेंबर में एक जिले का जो पुलिस कप्तान होता है, जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप कहते हैं, वो भी होते हैं। तो दोनों तरीके से वहाँ पर पहुँचने की आपके पास गुंजाइश है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए पहला बैरियर पीटी ही है, उसको तोड़ना है। दूसरा बैरियर जो है मेंस है, उसको तोड़ना है। फिर इंटरव्यू है। तो ये है ना। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। सही है। और करना है नीचे, और थोड़ा। तब भैया लिखे क्या थे तब। और ये सब जो डिपार्टमेंट है, पहला सरकारी प्रयास है। दूसरा क्या है, दूसरा अभी आ जाएगा, सामुदायिक प्रयास लिखा हुआ है उसमें, आप देख रहे हैं। कम्युनिटी स्तर का प्रयास है, हमारे आपके स्तर पर जो हो सकता है। और वो क्या होगा, ऑनलाइन भी है, लोग देखना पड़ता है। बढ़े आगे। आप वीडियो भी बन के जाएंगे। ब्लॉक तहसीलदार होते हैं ना, उस जगह पर उन्हें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, कुछ जगह उनको तहसीलदार कहा जाता है। तो ये भी इस मामले में एक मलाईदार पोस्ट है ना। तो नहीं, हमारा काम दोनों है, आपको बता दिया जाए कि कहाँ पर गया, लेकिन बच के रहना होता है प्रशासन में। बहुत खतरनाक जगह, देखो इनको पता है। बढ़े आगे। तो जब हम सामुदायिक स्तर पर आते हैं, इसका अर्थ है कि कम्युनिटी लेवल पर आपदा निवारण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो कम्युनिटी लेवल पर क्या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हो सकता है, एरो हम बाद में ले लेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी तो कुछ हो सकता है ना। हम उदाहरण देंगे आपको इसमें।
जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें भी हम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राज्य स्तर पर हो जाएगा। राज्य स्तर पर आएंगे तो इसमें भी क्या होगा, जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर से जब हम नीचे आएंगे तो फिर इसमें भी कहाँ पर हम ले सकते हैं, अब ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा, है ना, या तहसील के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर से हम नीचे आ जाएंगे तो फिर कहाँ पर हो जाएगा, पंचायत के स्तर पर, पंचायत स्तर पर, स्थानीय स्वायत्त संस्था जो होती है उसके स्तर पर। अगर हम इसके भी नीचे जाएंगे तो क्या हम ग्राम स्तर पर प्रयासों को शामिल कर सकते हैं? क्या एक ग्रामीण अपने गांव को आपदा से बचाने के लिए या दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कुछ कर सकता है? नहीं कर। तो बहुत सारे उदाहरण देते हैं अभी आपको। गांव स्तर पर, गांव के नीचे हम आ जाएंगे तो गांव का निर्माण किससे होता है, समाज से मिलकर, कम्युनिटी के स्तर पर। और समाज का निर्माण किससे होगा, व्यक्ति के स्तर पर। एक व्यक्ति की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो खुद को बचाने के लिए तैयारी करके रखे। तो व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, गांव के स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर, समाज स्तर, व्यक्ति के स्तर पर है। फिर ब्लॉक के स्तर पर हो जाएगा। ब्लॉक स्तर से ऊपर जाएंगे तो जिला स्तर पर, जिला स्तर से ऊपर जाएंगे तो राज्य स्तर, राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर, और फिर है ना यहाँ पर आ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण से चलते हैं, इसको समझते हैं। नीचे से लेना है ऊपर, ठीक है। आप शांति बनाए रखेंगे तो हम बस छोटा सा उदाहरण से जो सेकंड वाला पॉइंट है ना इसको हम समझ लेते हैं। जैसे आप ही का गांव है, आप देखते होंगे कि अगर किसी गांव के ऊपर किसी खूंखार जानवर का आक्रमण का भय रहता है तो गांव के लोग एक दल बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, और दल बना के कोशिश करते हैं कि वो दल रात को पेट्रोलिंग करेगा, रात को वो जागेगा और उस खूंखार जानवर से गांव की रक्षा करेगा। सबसे रिसेंट उदाहरण है उत्तर प्रदेश के बहराइच का, है कि वहां पर कुछ जो भेड़िए थे उनका प्रकोप था, तो प्रशासन और गांव दोनों ने मिलकर वहां पर क्या किया कि जो 6-7 भेड़िए थे उनको पकड़कर प्रशासन ले गया, बाकी एक दो को जो है सो लोगों ने पकड़ के। तो वहां था ना कि जब उसका आतंक हुआ तो गांव के लोगों ने मिलकर क्या किया कि उसका काम करना शुरू किया। तो गांव के स्तर पर भी अगर मान लीजिए कि कोई गांव है जहां पर सूखे की संभावना है, बाढ़ की संभावना है, कई बार अब तो थोड़ा सा चीजें बदल गई है। पहले देखते थे कि वर्षा का सीजन आता था तो गांव के रोड का संपर्क बाजार से टूट जाता था, पुल ही पानी में बह के निकल गया। तो वहां पर गांव के लोग क्या करते थे, कुछ पुल बनाते थे, बांस बल्ली का कुछ लकड़ियों का प्रयोग करके लोग पुल बनाते थे कि हमें कनेक्टिविटी देना है और हमें जाना है। तो आप गांव के लोग मिलकर भी कर सकते हैं। अगर गांव के लोग मिलकर कर सकते हैं तो ब्लॉक स्तर पर उसका इम्पैक्ट जा सकता है ना, क्योंकि ब्लॉक या पंचायत के स्तर पर भी उस तरीके के काम किए जा सकते हैं। आप जैसे एनजीओ की बात करते हैं ना, एनजीओ निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं। अब एनजीओ जो होता है उसका कुछ क्राइटेरिया है ना कि एनजीओ कैसे बनेगा और कितने तरीके के लोग उसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर आप जाते हैं तो इस तरह की जो काम करने वाली संस्थाएं होती, बहुत सारा एनजीओ होता है, जैसे फेडरेशन होता है, फेडरेशन या जिसको आप संघ कहते हैं। उसके ऊपर जाते हैं तो कन्फेडरेशन होता है, इंटरनेशनल यूनियन सब होता है जो काम करते हैं। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, इसी तरीके का काम करती है ना। तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हम इसमें जब कोई सामुदायिक स्तर का काम होगा हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। कहते हैं कि एकता में बल होता है। अगर एक व्यक्ति अपने को बचाव के लिए काम, कोविड के समय क्या था, अगर आप अपने को बचा रहे हैं तो आप दूसरे को भी बचा रहे हैं, था ना उसमें, क्योंकि एक व्यक्ति अगर प्रिकॉशन अपना रहा था तो दूसरे को भी उससे बेनिफिट था, क्योंकि एक बचा है तो दूसरा भी बचा है। अब एक प्रभावित व्यक्ति अगर मार्केट में घूम जाता था तो 2 4 10 को पटा के आता था वो। अब वो अर्थ नहीं है जो आप समझना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ है कि
कोविड का इन्फेक्शन वो दिल्ली में अगर आप रहे होंगे तो देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको कोविड का संक्रमण है, लेकिन वो सरकारी दिशा निर्देशों, कई दुकानदार थे जो कोविड का संक्रमण था और वो सामान बेच रहे थे। तो उस दौर में सामान वो थोड़ी बेच रहा था, वो तो कोविड बेच रहा था, क्योंकि उसके माध्यम से जो जाएगा उसको होना है। तो यही होता है कि अगर आप अपने को बचाएंगे तो दूसरे को बचाएंगे, और दूसरा से समुदाय बचेगा, समुदाय से गांव, और ऊपर की ओर आप बढ़ते जाएंगे। तो जब हम आपदा निवारण उपाय की बात करते हैं तो हम इसी तरीके से दो उपागम की बात करते हैं, जिसमें हम एक सरकारी प्रयासों को शामिल करते हैं और दूसरा सामुदायिक स्तर के प्रयासों को करते हैं। आपदा तैयारी है, तो आपदा तैयारी है, हम इसमें किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले आपदा सुभेद्य, आपदा सुभेद्य मानचित्र तैयार करना। क्या इसका अर्थ होता है, चर्चा करेंगे। मानचित्र तैयार करना, आपदा सुभेद्य मानचित्र तैयार करना। दूसरा, जोखिम का, जोखिम का आकलन करना, जोखिम का आकलन करना। तीसरा, जोखिम कम करने के, जोखिम कम करने के उपाय करना। फिर चौथा हो जाएगा इसमें आपदा पूर्व, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास करना, चेतावनी प्रणाली का विकास करना। फिर पांचवा पॉइंट हो जाएगा इसमें आपदा शोध यानी रिसर्च पर बल, आपदा शोध पर बल। छठा हो जाएगा आपदा शिक्षा, डिजास्टर एजुकेशन, आपदा शिक्षा का विस्तार। फिर सातवां पॉइंट इसमें हो जाएगा राहत और बचाव के लिए, राहत और बचाव के लिए आवश्यक उपकरण, राहत और बचाव के लिए आवश्यक उपकरण जुटाकर रखना, जुटाकर रखना। फिर इसमें हो जाएगा आपदा राहत, आपदा राहत शिविर का निर्माण करना, आपदा राहत शिविर का निर्माण करना। फिर हो जाएगा नौवां पॉइंट प्रशासनिक, प्रशासनिक स्तर की तैयारी, और ये योजना बनाना, इसके लिए योजना तैयार करना, तात्कालिक क्या होगा और दीर्घकालिक योजनाएं क्या हो सकती है, दीर्घकालिक क्या हो सकती है, ये है ना। फिर 10वां हो जाएगा सामुदायिक, सामुदायिक जागरूकता एवं सामुदायिक, सामुदायिक आपदा तैयारी। कुछ इस तरीके से इस चरण में हम करेंगे। नीचे लाना है, अच्छा इतना पहले लिख लेने दीजिए, फिर हम नीचे ला देंगे।
बिल्कुल हट जाएंगे, नहीं कैसे हटेंगे। ले लें थोड़ा ऊपर से नीचे की ओर। नहीं, कुछ लोगों के छूटे हुए हैं। ले थोड़ा सा ऊपर से, चर्चा भी करते आएंगे पॉइंट पर। तो पहला जो आपदा तैयारी का है उसमें हमने क्या लिखा है, इस पर सुभेद्य शब्द पर अभी चर्चा भी होगी। इसका अर्थ है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र का सूक्ष्म स्तर पर मानचित्र बना लेना। छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, कल भी बताए थे। जैसे दिल्ली जो है भूकंप जोन 4 में है ना, लेकिन दिल्ली को भी हमने कहा था कि दिल्ली में पूरी दिल्ली एक जैसी संवेदनशील तो नहीं है भूकंप के लिए, तो दिल्ली को भी क्या किया गया है, माइक्रो स्तर पर 9 भागों में बांट लिया गया। हम आपको बताएंगे इस तकनीकी को हम कहते हैं सिस्मिक माइक्रोजोनिंग कहते हैं, यानी कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र का छोटे स्तर पर वर्गीकरण कर लेना। इससे हमें ये पता चल गया है कि दिल्ली में उत्तरी दिल्ली ज़्यादा सेंसिटिव है या दक्षिणी दिल्ली ज़्यादा सेंसिटिव है, उत्तर पूर्वी है या मध्य है। तो हम इससे ये तय कर लिए हैं कि दिल्ली में कहाँ पर भूकंप से जानमाल की क्षति और नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। अगर इस आंकड़े से हमें पता चल जाए कि यहाँ पर भूस्खलन होने की ज़्यादा संभावना है और हमने उसका मैपिंग कर लिया है, तो फिर उससे बचाव के लिए काम तो किया जा सकता है। तो किसी भी आपदा के लिए तैयारी में जो पहला काम होता है कि हम सबसे पहले कहते हैं कि आपदा क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र का हम माइक्रो लेवल पर मानचित्र बना लेते हैं, छोटे स्तर पर, कि यहाँ पर किस तरीके से आपदा कितनी इंटेंसिटी से कितनी गहनता से कहाँ पर आ सकती है। दूसरा हमने लिखा है जोखिम का आकलन। जोखिम का अर्थ होता है रिस्क। ये शब्द आप बहुत यूज करते होंगे कि यार इस काम में बहुत जोखिम है ना। तो जब आप कहते हैं कि यार इस काम में बहुत जोखिम है, तो इसका अर्थ क्या है कि इस कार्य के करने से नुकसान हो सकता है, तो अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर सोचना है। जैसे सिविल सेवा की तैयारी में रिस्क है, जोखिम है, नहीं है जोखिम, बिल्कुल जोखिम है। 3 जोखिम तो सामने में दिखता है, एक करियर का जोखिम, समय का जोखिम और मुद्रा का जोखिम, है ना। अब मान लीजिए 5 साल 4 साल कोई दिल्ली में रहते हैं, तो कोचिंग के अलावा हर एक महीने 15-20 हज़ार रुपये चाहिए। 15 हज़ार रुपया में दिल्ली में उसी को हो पाता होगा जिसका लाइफ बड़ा सिस्टमेटिक है, संतुलित है, और जिसका जो है सो थोड़ा सा फैला हुआ है, तो उसको 20-25 हज़ार भी कम पड़ जाएगा दिल्ली का, है ना। तो एक है कि वो है सफलता का रेशियो बहुत कम है, तो जोखिम है इस प्रिपरेशन में, लेकिन जोखिम के बाद अगर आपको सफलता मिल गई तो सारा जोखिम नीचे और सफलता सबसे ऊपर है, क्योंकि इससे बड़ी सफलता और भारत में कोई माने नहीं जाती है। दूसरा है यही जोखिम का आकलन कि कोई भी आपदा कहीं पर आ सकती है, तो उससे कितना जानमाल की क्षति हो सकती है, ये तय कर लेना जोखिम आकलन कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि दिल्ली में 6 के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, तो उससे दिल्ली में कितने जानमाल की क्षति हो सकती है, इसको हम कहते हैं जोखिम आकलन। अब आपको अगर पता चल गया कि 6 के मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आने पर दिल्ली में इतना जोखिम हो सकता है, तो फिर उस जोखिम को कम करने के लिए काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाएगा। तो वहीं पर हमने फिर क्या लिखा है, जोखिम आकलन करना और जोखिम कम करने के उपाय करना। अब वो 6 के मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आएगा, वो जो नुकसान करेगा उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ तकनीकी अपनाना होगा, ताकि हम भूकंप से होने वाले दुष्प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर चौथा हमने क्या लिखा है, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास करना। अगर मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, अभी माना गांव में हिमस्खलन हुआ, और अगर हमारे पास हिमस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली की सुविधा रहती, तो अगर उन लोगों को समय से पहले चेतावनी दे दिया गया रहता, तो शायद वो क्षति नहीं होती जो हुआ। जैसे भारत ने राष्ट्रीय पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली का विकास कर लिया है। 2007 से भारत का राष्ट्रीय पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली काम कर रहा है।
बंगाल की खाड़ी में वो लगा हुआ है। कंट्रोलिंग सेंटर उसका हैदराबाद है और भारत सहित हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी से लगे सभी देशों को वो सुविधा देता है। अब आप मान लीजिए कि अगर बंगाल की खाड़ी में सुनामी आए और अगर वो हमें 1-2 घंटे पहले सूचना दे दे कि सुनामी आने वाला है, तो जानमाल की क्षति या नुकसान को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कहीं पर फ्लड हो आने वाला और 1-2 दिन पहले सूचनाएं मिल जाए कि यहाँ पर फ्लड आने वाला है, तो लोग जानमाल लेकर क्या कर सकते हैं? घर तो आप नहीं ले जा सकते, लेकिन बाकी जान माल की जो संपत्ति की सुरक्षा की जा सकती, बचाई जा सकती है, वो आप उपाय कर लेंगे। तो किसी भी आपदा पूर्व चरण में अगर हम चेतावनी प्रणाली विकसित कर लेते हैं तो हम जोखिम या क्षति को क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। आपदा शोध प्रबल, शोध का अर्थ हुआ जैसे भूकंप है तो भूकंप के इंटेंसिटी को कैसे कम किया जा सकता है, सुनामी है तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, क्या तकनीकियां अपनाई जा सकती है कि सुनामी के दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जैसे भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कई सारी तकनीकियां हैं, जैसे एक रिट्रोफिटिंग तकनीकी होता है, शेयर दीवार का निर्माण होता है, सारा हम आपको दिखाएंगे इमेज आगे जब अर्थक्वेक वाले में जाएंगे। तो तकनीकियां हैं ना, और वो तकनीकियां कैसे निकली है? शोध करके ही निकाला गया होगा कि अगर ऐसी तकनीकी यूज की जाए, ऐसे बिल्डिंग बनाए जाए तो अर्थक्वेक से डिजास्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके लिए शोध का होना क्या है? जरूरी है। इसमें आप देखेंगे, आप एक बार देखना कि अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक पृथ्वी योजना है 2021 से 2026 के लिए। उसमें 5 कंपोनेंट होंगे, बट एक कंपोनेंट जो हमारा कंसर्न एरिया है वो यह है कि उसमें सिस्मिक एरिया पर फोकस है। उसमें भारत में सिस्मिक अध्ययन को शामिल किया गया है। पेनिनसुलर इंडिया में भूकंप की कितनी संवेदनशीलता है उसको शामिल किया गया है। भूकंप के अध्ययन को उसमें शामिल किया गया है। तो यही हुआ कि उसमें शोध की जा रही है कि हम किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं। फिर है आपदा शिक्षा का विस्तार। 2020 की जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति उसमें है इन चीज़ों सब पर। पहले भी पुस्तकों में होता था, लेकिन अब इसमें फोकस कर दिया गया कि डिजास्टर को हमें एक एजुकेशन पॉलिसी के रूप में आगे लेकर बढ़ना है, ताकि शुरू से ही इसके बारे में लोगों को जानकारी रहे, है ना। फिर हमने क्या लिखा है कि राहत बचाव के लिए आवश्यक उपकरण। अगर ध्यान से देखिए, कहीं पर फ्लड आया या कहीं पर अर्थक्वेक आया तो उस समय अर्थक्वेक में मलबे में दबे हुए लोगों को उपकरण जुटाया जाएगा कि पहले से जुटा कर रखना अनिवार्य है। अगर हम पहले से जुटा कर रखे रहेंगे तो कार्य की उत्पादकता क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब भूकंप आया है और तब आप क्रेन खोजेंगे, ये मशीन खोजेंगे, ये मशीन खोजेंगे कि मलबा हटाना है, तो फिर क्षति या नुकसान का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्विक रिस्पांस होगा तभी जब आप तैयारी करके रखे रहेंगे। तो इसके लिए आवश्यक उपकरण। अब बाढ़ कहीं पर आएगी आपके डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग है वो फ्लड इफेक्टेड जिला है, तो बाढ़ से बचाने के लिए किसकी? नौका की जरूरत होगी कि नहीं जरूरत होगी? कुछ ऐसे वॉकी टॉकी पेजर की जरूरत होगी जहां पर टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा ना हो। तो अब वो आप बाढ़ के समय खोजेंगे, सरकार को कहेंगे कि हमें चाहिए, या पहले से रखना ज़्यादा बेहतर होगा? पहले से अगर है तो नुकसान या जोखिम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर है कि आपदा के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रशासनिक स्तर की तैयारी। सरकार प्रशासन योजना बनाएंगे। आप कहीं पर डीएम रहेंगे और आपको पता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट हिमस्खलन प्रभावित है, भूस्खलन प्रभावित है, उससे बचने के लिए एक डीएम होने के नाते आपका क्या काम बनेगा? योजना तैयार करना कि भाई हम किस तरीके से इस आपदा के दुष्प्रभाव को कम करेंगे या कैसे इससे हम बचने के उपाय करेंगे। तो योजना 2 तरीके का होगा, तत्काल क्या किया जा सकता है और दीर्घकाल में क्या किया जा सकता है। अब दिल्ली में ही आप देखिए कि जो एमसीडी की जो ये वजीराबाद सब की स्थिति आप देख रहे हैं, हमेशा यहाँ नाले बनते रहते हैं, फिर भी पानी पर रोड और रोड पर पानी यहाँ पे रहता ही है। तो सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है। इसका अर्थ यही है कि आपने लंबे समय के लिए काम नहीं करते हैं, तत्काल काम करो, अपनी जिम्मेदारी हटा के यहाँ से निकल चलो। जबकि आपके पास दोनों अप्रोच होना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान हो कि हम 50 सालों तक के लिए दिल्ली को इस तरीके से बना देंगे कि दोबारा फिर से कभी इस तरह का इशू ना आ जाए। अभी मुझे लगता है कि वजीराबाद का कोई भी गली नहीं है जिसमें सड़क पर पानी नहीं है ऐसा? जबकि 1-1.5 साल पहले ही ये सारे बने हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब अंदाज देख लो। सामुदायिक जागरूकता और सामुदायिक तैयारी, यानी कि किसी भी आपदा के, आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, एक अलग से पूछा जा सकता है मेंस में प्रश्न आपसे
कि कम्युनिटी जो अवेयरनेस है और कम्युनिटी की जो तैयारी है वो आपदा जोखिम को कैसे कम कर सकता है। कहीं पर जब आपदा आती है तो सबसे पहला रिस्पांस किसका होता है? आसपास के लोगों का होता है। आप देखते होंगे कि किसी गांव में पहले आग लग जाती थी, तो जब तक प्रशासन जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाए, तब तो गांव का गांव खत्म हो जाए। तो गांव के लोग क्या करते थे? तालाब, कुआं, चापाकल से पानी भरो जी, पूरे गांव की एकता, और तुरंत आग पर काबू करने का प्रयास किया जाता था। पहले गांव में चोर भी रात को काफी आते थे, नहीं आते थे? तो पुलिस का जब तक इंतजार करे तब तक तो गांव वाले क्या करते थे? खदेड़ना शुरू करते थे उसको, पकड़ो रे होता था उसको। तो अभी ही अगर आप ही दो व्यक्ति हैं, रूम पार्टनर हैं, आपको कभी थोड़ी सी तबीयत खराब होती होगी, सर्दी जुकाम छींकें आती है, तो आप ही के अगल बगल के मित्र पड़ोसी क्या करते हैं? आपको ले जाते हैं डॉक्टर के पास कि चलो यार दिखा लो, है ना? कि नहीं ले जाते हैं? आ, नहीं ले जाते होंगे वो। तो सबसे पहला जो रिस्पांस होता है वो अगल बगल के लोगों का होता है। तो आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी है कि आपदा के प्रति समाज में जागरूकता हो, और प्राथमिक स्तर पर उस आपदा से बचने के लिए लोगों की क्या होनी चाहिए? तैयारी भी होनी चाहिए। आप देखते होंगे अब तो थोड़ा सा, चूंकि आप में से कुछ सबका एज 20-22 साल 25 साल होगा, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो 40-45 साल के दिख रहे हैं। नहीं, मैंने वैसे ही मजाक किया है। नहीं, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं आप उसको समझिए। पहले क्या होता था, आप भी कभी गांव जाइएगा तो इस सब चीज़ों को बड़े बुजुर्गों के पास चर्चा कीजिएगा तो उनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है। पहले क्या होता था कि अब तो वर्षा ही कम होने लगी है, नहीं तो जून जुलाई सबका महीना आता था ना, तो गांव का बाजार सबसे संपर्क कट जाता था। तो गांव में देखते थे कि माँ लोग या जो भी घर चलाने की जिनकी जिम्मेदारी, 2 महीने का ईंधन जमा करके रख लेती थी कि कहाँ से मिलेगा। 2 महीने का राशन जमा करके रख लिया जाता था कि रास्ता टूट जाएगा, कैसे चावल आएगा, कैसे दाल आएगा, कैसे क्या जमा करके रखे जाते थे कि नहीं रखे जाते थे? तो वो आपकी तैयारी होती थी तो आपकी जोखिम क्षति क्या हो जाती थी? कम हो जाते थे। तो कम्युनिटी अवेयरनेस और कम्युनिटी की तैयारी बहुत मायने रखता है किसी भी आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। और लास्ट में ये जरूरी है कि जो आपने तैयारी किया है, तैयारी का समय समय पर मॉक ड्रिल करना है ना, मॉक ड्रिल करना है ना। दिल्ली मेट्रो में कभी ऐसा लगा है कि जब आप दिल्ली मेट्रो में थे और डिजास्टर से, आग से बचने के लिए कुछ कराया गया हो तत्काल? किसी को ऐसा, किसी को नहीं ऐसा लगा है? तैयारी के मॉक ड्रिल का अर्थ है कि आप मान लीजिए जो प्लान बनाए हुए हैं, कई बार क्या होता है कि प्लान धरा का धरा रह जाता है, तो उसकी क्या होनी चाहिए? समय समय पर टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जो प्रिपरेशन किया है वो कितना फ्रूटफुल हो सकता है, समय आने पर कितना कारगर हो सकता है। जैसे 25 तारीख के लिए आप जो टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं ना, ये आपका ड्रिल है कि आप अपने आप को तैयारी के दौर से गुजारते हैं कि आप अभी कितनी तैयारी में कहाँ पर पहुँचे हैं, स्कोर कितना आ रहा है, ये आप देखे, और जो कुछ तकनीकी मिस्टेक होता है आप उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ये सरकार के स्तर पर भी होता है। आप कभी महसूस नहीं किए होंगे, दिल्ली मेट्रो के द्वारा फायर से बचने के लिए कई बार जो कनॉट प्लेस है, राजीव चौक है, वहाँ पर इस तरीके के मॉक ड्रिल आयोजन किए गए हैं। कई बार कश्मीरी गेट पर आयोजन किया गया कि किस तरीके से फायर हो तो इस तरह की परिस्थितियों में लोगों को अच्छे से निकाला जा सके, जान माल बचाया जा सके। आप देखते होंगे कि ये शासक लोग भी करते थे, बलबन ले जाता था ना सैनिकों को। शिकार एक बहाना था, लेकिन वो रखता था कि चूंकि मंगोल हमले के डर थे ना उसके समय, तो सैनिकों को वो डेली क्या करता था? शिकार के बहाने मीलों दूर ले जाता था। उसको वैसे कहता है कि तुमको ड्रिल करना है तो करता वो, लेकिन शिकार के बहाने चलो बाघ शेर सबका शिकार करने का, इसका शिकार करने का अवसर मिलेगा। तो शिकार के बहाने आप सैनिक को देखिए, कुछ भी नहीं करना, सुबह में 1 घंटा क्या करना है आपको? तो वो हाथ पांव कुदाना ही है आपको, पैरेड करना है, पीटी करना ही है आपको।
पीटी इसलिए कराया जाता है कि खा के जो है सो ये लोग सुस्त ना हो जाए। तो सैनिक को चुस्त दुरुस्त फुर्ती बनाए रखने के लिए वो डेली उनका प्रैक्टिस कराया जाता है। तो तैयारी कितना फ्रूटफुल है, कितना बेहतर हो सकता है, वो कितना कारगर हो सकता है, उसके लिए समय समय पर क्या होना चाहिए, मॉक ड्रिल का होना जरूरी है। तो किसी भी आपदा में जब हमें सुझाव मांगेगा तो हम इसी तरीके से चलेंगे। इसलिए हमने इस पर पहले चर्चा कर लिया कि चाहे अब वो भूकंप आपदा हो, सुनामी हो, इसी फॉर्मेट पर हमें चलना है कि भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पहले क्या किया जा सकता है, भूकंप जब आ जाएगा उस समय तत्काल क्या होगा, और भूकंप के बाद जो है वो क्या होगा। तो वो किसी भी आपदा में आपको इस फॉर्मेट पर चलेंगे तो आप अच्छे से सुझाव देके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? बढ़ें आगे। नीचे में एक दो शब्द और लिखिए, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक लिखिए सुभेद्यता या सुभेद्य। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है आईएएस के मेंस में, आपको कल पीडीएफ हमने दिया था, एप्लीकेशन पर आ गया है, बिल्कुल आ गया। हार्ड कॉपी, ये 5 रुपये के हार्ड कॉपी के लिए ये लोग हल्ला कर रहे हैं। अभी बाहर में जाएंगे तो 100 रुपये का जूस अपने भी पियेंगे, और तो देखिए आपका पैसा कहाँ खर्च होता है वो आप देखिए, लेकिन 5 रुपये का आप वो निकाल नहीं सकते हैं। खैर आपकी बातों को हम प्रबंधन तक पहुंचा देंगे। चलिए आइए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है, आपके पास पीडीएफ जाएगा, उस पीडीएफ में आप देखिएगा। प्रश्न यही पूछा है कि सुभेद्यता का अर्थ क्या होता है, सुभेद्यता को कितने प्रकारों में व्यक्त किया जा सकता है, किन किन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंग्लिश शब्द सुभेद्यता के लिए होता है वनरेबिलिटी, हम इसके लिए यूज करते हैं। और वनरेबिलिटी जो होता है, अब इसका सरल अर्थ होता है कमजोरी, किसी की दुर्बलता या कमजोरी क्या है, वही क्या कहलाएगा, सुभेद्यता कहलाता है। तो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में सुभेद्यता क्या होगा ये हमें जानना है, सुभेद्यता कितने प्रकार का हो सकता है ये जानना है, और कहीं पर जो सुभेद्यता का स्तर होगा वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगा ये हमें जानना। तो सुभेद्यता का अर्थ होता है, जैसे हमने पहले कहा कि सिंपल से इसका अर्थ होता है कि ये कमजोरी या दुर्बलता को व्यक्त करता है। तो आपदा के संदर्भ में कमजोरी या दुर्बलता का अर्थ है कि ये किसी क्षेत्र, किसी इकाई की कमजोरी या दुर्बलता को व्यक्त करता है कि अगर वहाँ पर आपदा आएगा तो वह क्षेत्र कितना ग्रसित होगा, कितना दुष्प्रभावित हो सकता है, आपदा से उस क्षेत्र में कितनी जानमाल की क्षति या नुकसान हो सकती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सुभेद्यता कहते हैं। तो हमने जो शब्द यूज किया है कि सुभेद्यता का अर्थ हो गया कि किसी इकाई का वनरेबल होना। अब यूनिट के वनरेबल होने का अर्थ है कि एक क्षेत्र पर्यावरणीय भी हो सकता है और दूसरे क्या हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है ना। तो सुभेद्यता को बड़े स्तर पर हम दो भागों में बांट लेते हैं या दो प्रकारों में जाएगा। एक होगा प्राकृतिक पर्यावरण की सुभेद्यता और दूसरा हो जाएगी मानवीय सुभेद्यता। अर्थ तो क्लियर हो चुका है ना, ये सीधे क्या बताता है कि हमारी दुर्बलता क्या है, हमारी आपदा को लेकर कमजोरी क्या है, और जो हमारी दुर्बलता या कमजोरी होगी वही बेसिकली क्या निर्धारित करेगा कि हम आपदा से कितना प्रभावित होंगे। अगर हमारी दुर्बलता कम होगी, अगर हमारी कमजोरियां कम होगी तो आपदा का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर क्या होगा, कम पड़ेगा। लेकिन अगर हम मोर वनरेबल होंगे तो फिर आपदा का दुष्प्रभाव क्या होगा, ज्यादा पड़ जाएगा। क्षेत्र में तो पर्यावरण अगर कहीं का कमजोर है तो पर्यावरण को भी क्या हो सकती है, हानि हो सकती है कोई आपदा के घटित होने से। और मानवीय दुर्बलताओं को कितने रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये पॉइंट अब आ चुका है। क्या एक सुभेद्यता राजनीतिक सुभेद्यता हो सकती है, यानी कि पॉलिटिकल संस्थाओं की कमजोरी, कि आपदा से वो कितना प्रभावित हो सकता है, कितनी उसकी तैयारी है या कितनी उसकी कमजोरियां हैं। दूसरा सामाजिक सुभेद्यता होगी, सोशल वनरेबिलिटी का अर्थ होता है कि समाज का कौन सा वर्ग जो है आपदा के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा प्रभावित
हो सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपके गांव में सूखा आ जाए, हमारे गांव में सूखा आ जाए, तो क्या उस सूखे के दौरान उस गांव के सभी लोग एक जैसे प्रभावित होते हैं? समाज के उस गांव का कुछ लोग ऐसा होगा जो ज्यादा प्रभावित होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कम प्रभावित होंगे। होना तो सबको है, क्योंकि वो एक चेन बनाएगा और उस चेन में समाज के सभी वर्ग के लोग आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके हमारे गांव के जो जमींदार होंगे, जो कुछ पूंजीपति वर्ग होंगे, उनको सूखा जल्दी प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन एक जो लैंडलेस फार्मर है, एक जो मार्जिनल फार्मर है, एक जो स्मॉल फार्मर है, जिसकी पूरी आजीविका चल रही है किस पर? कृषि पर चल रही है, तो अगर वो क्या होगा? ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि सूखा आ गई, अब वो तो खेती पर उसकी सारी चीजें निर्भर थी, खेती हो नहीं पाएगा, तो उसको दुष्प्रभावित होना ज्यादा है। तो हम इसको कहेंगे सामाजिक सुभेद्यता, कि समाज का कौन सा वर्ग जो है आपदा के प्रति ज्यादा वनरेबल है, कौन सा ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तीसरा होता है आर्थिक सुभेद्यता। आर्थिक सुभेद्यता का अर्थ हो गया कि जानमाल की क्षति या जोखिम कितना हो सकता है, वो उसकी कितनी है। चौथा हो जाएगा, जैसे हम मानसिक सुभेद्यता की बात करते हैं, कि आपदा होने पर जैसे हमने कहा ना कि लोग फियर, डर का माहौल बनता है, तो उस माहौल को भी एक ग्रसित स्थिति कहेंगे ना, कि लोग डर के साये में जी रहे हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको एग्जाम को लेकर कोई फोबिया नहीं होगा, डर नहीं होगा, है ना। इसी को कहते हैं मानसिक दुर्बलता, जिसको आप कहते हैं कि मेंटल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो मेंटली एग्जामिनेशन हॉल में वही व्यक्ति कमज़ोर होता है जो अभी से 3 महीने के समय में सही से तैयारी नहीं करेगा। अगर आपने आपदा के पहले चरण में, पढ़ाई के पहले चरण में तैयारी करके रखा है, तो आपके अंदर डर नहीं होगा। कैसे भी प्रश्न आएंगे हम तो पीटी पास करेंगे जी, हमारी तैयारी अच्छी है, हम तो लड़ जाएंगे। तो फिर आपके अंदर कोई फियर या कोई डर का माहौल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही कदम थरथराने लगते हैं कि अब क्या होगा भैया, तैयारी तो है नहीं। तो फर्क यही है इसका, जो है मेंटल चीज का अर्थ यही है कि आप अगर तैयार हैं तो आपकी मानसिक सुभेद्यता कम है। अगर आप तैयारी करके नहीं रखे हुए हैं, भूकंप से बचने के लिए उपाय नहीं करके रखे हुए हैं, तो आपकी मानसिक सुभेद्यता क्या है? ज्यादा है। सांस्कृतिक सुभेद्यता भी होगा, कि किसी आपदा के घटित होने से कल्चरल नुकसान कितना हो सकता है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत स्थलों का नुकसान कितना हो सकता है। और फिर एक हो जाएगा भौतिक सुभेद्यता। फिजिकल वनरेबिलिटी का अर्थ होता है कि हमने जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं वो कितना रेसिस्ट है, वो कितना आपदा लचीला है, वो कितना आपदा प्रतिरोधी है। अब जैसे यही बिल्डिंग है, इसको कहेंगे भौतिक वस्तु है ये। तो अगर इस बिल्डिंग को बनाने में भूकंप रोधी तकनीकी का प्रयोग किया गया होगा, तो भूकंप आने के बाद भी इसमें क्षति या नुकसान क्या होगा? कम हो जाएगा। तो भौतिक सुभेद्यता इसकी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगा नहीं, इसको नुकसान नहीं होगा, तो हमें आपको भी कुछ नहीं होगा। तो इसका अर्थ है कि सामाजिक आर्थिक सुभेद्यता भी क्या है? कम हो जाएगी। एक अच्छा है तो दूसरे को अच्छा खुद कर देगा। लेकिन अगर इस बिल्डिंग में भूकंप रोधी तकनीकी प्रयोग ना किए गए हों और अर्थक्वेक आ जाए, ये बिल्डिंग डिमोलिश हो जाए, तो फिजिकल तो नुकसान हुआ ही, बिल्डिंग गया, लेकिन उसके साथ साथ और क्या नुकसान करके जाएगा? ये जान माल का नुकसान करके जाएगा। लोग मरेंगे, दबेंगे, अपाहिज होंगे, अपंग होंगे, दिव्यांग होंगे, यही होगा ना। तो एक हुआ, दूसरा प्रभाव उस पर चला गया। तो भौतिक सुभेद्यता का अर्थ यही है कि हमने जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन तैयार किए हैं, रोड बनाए हैं, पुल बनाए हैं, बिल्डिंगें बनाए हैं, इस तरह का जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना आपदा रोधी है। अगर वो आपदा रोधी है तो सुभेद्यता उसकी कम है, अगर वो नहीं है तो सुभेद्यता उसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो आप लिखेंगे, अर्थ बना दीजिए या हेडिंग बना के, जैसे कल हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, लेकिन इसका तात्पर्य आपदा के प्रति, आपदा के प्रति, इसका तात्पर्य आपदा के प्रति कमजोरी या दुर्बलता से है, कमजोरी या दुर्बलता से है। अर्थात आपदा घटित होने पर, अर्थात आपदा घटित होने पर, अर्थात आपदा घटित होने पर
लोग या कोई इकाई आपदा घटित होने पर लोग या कोई इकाई कितना कितना दुष्प्रभावित कितना दुष्प्रभावित हो सकते हैं या हो सकता है, कितना दुष्प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए सुभेद्यता सुभेद्यता आपदा के प्रति सुभेद्यता आपदा के प्रति तैयारी तैयारी की स्थिति तैयारी की स्थिति को भी तैयारी की स्थिति को भी व्यक्त करता है ठीक है। अर्थात उसी लाइन में अर्थात यदि आपदा को लेकर तैयारी अच्छी हो यदि आपदा को लेकर तैयारी अच्छी हो तो सुभेद्यता कम होगी और यदि तैयारी कम हो तो सुभेद्यता अधिक होगी, वेनरेबिलिटी अधिक होगी, सुभेद्यता अधिक होगी। तीसरा पॉइंट लिखिए, सुभेद्यता को क्षेत्रीय इकाई के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है देखिए इस आधार पर, यानी क्षेत्रीय इकाई के आधार पर, इस आधार पर सुभेद्यता दो प्रकार का होता है। इस आधार पर सुभेद्यता दो प्रकार का होता है तो डैश देके पहला लिखेंगे, ए पॉइंट बना के, पर्यावरणीय सुभेद्यता। इसका सीधा अर्थ हुआ पर्यावरणीय घटकों की कमजोरी से है। और दूसरा जो सुभेद्यता का प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीय सुभेद्यता। तो मानवीय सुभेद्यता में एक आपको बताया था राजनीतिक सुभेद्यता। तो राजनीतिक सुभेद्यता का अर्थ हो गया कि राजनीतिक कमजोरी या दुर्बलता क्या है। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो याद रखा जा सकता है ना। दूसरा हो जाएगा सामाजिक सुभेद्यता, यानी कि समाज का कौन सा वर्ग आपदा से ज़्यादा दुष्प्रभावित हो सकता है या ग्रसित हो सकता है। तीसरा हो जाएगा आर्थिक सुभेद्यता, यानी कि आपदा आने पर कितना इकोनॉमिक क्षति या नुकसान हो सकता है, उसकी क्या कमजोरियां हैं। चौथा हो जाएगा मानसिक सुभेद्यता। फिर पांचवा हो जाएगा जिसको हम कहेंगे
सांस्कृतिक सुभेद्यता यानी कि ऐतिहासिक विरासत या सांस्कृतिक स्थल की दुर्बलता या कमजोरी। और छठा हो जाएगा भौतिक सुभेद्यता। भौतिक सुभेद्यता, फिजिकल वनरेबिलिटी। इसका अर्थ हो गया मानव निर्मित आधारभूत संरचना, मानव निर्मित आधारभूत संरचना की कमजोरी, संरचना की कमजोरी या दुर्बलता। कमजोरी या दुर्बलता है ना। तो बड़े तौर पर सुभेद्यता को हमने कितने प्रकारों में रख लिया है? दो, कि पर्यावरण किसी क्षेत्र का कितना दुर्बल है कि आपदा आने पर वहाँ के जीव जंतु ग्रसित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, उनके जान माल का क्षति हो सकता है। और मानवीय सुभेद्यता कितने प्रकार के हो गए? अगर एक एक लाइन में इसका विस्तार करना होगा तो हम कर पाएंगे ना। राजनीतिक सुभेद्यता का क्या अर्थ हो गया कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी क्या कमजोरियां हैं, चाहे नीति निर्माण से लेकर हो या आपदा आने पर प्रभावित होने के स्तर पर हो। सामाजिक संवेदनता का अर्थ हो गया कि समाज का कौन सा सोसाइटी ज़्यादा कमजोर है कि इस बाढ़ आए सूखा आए तो वो वर्ग ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। आर्थिक संवेदनता का अर्थ है कि जानमाल पशु संपत्ति का कितना कमजोर है कि वो नुकसान करेगा। सांस्कृतिक संवेदनता, जैसे दिल्ली में ही भूकंप आ जाए, लाल किला को कुछ क्षति हो जाए, है ना, तो वो हमारा सांस्कृतिक स्थल है ना, तो सांस्कृतिक संवेदनता। भौतिक संवेदनता का अर्थ हो गया कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो कितना मजबूत है या कितना वो दुर्बल है। मजबूत होगा तो वनरेबिलिटी कम होगी, अगर दुर्बल है कमजोर है तो हल्के झटके आएंगे, बिल्डिंग क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि संवेदनता बढ़ गई है। अब अगर ये आप दो चीज़ें हमने बता दिया है तो थोड़ा सा आप भी अपने से थोड़ा सा सोच सकते हैं और सोचना है आपको। अगर यहाँ से एक प्रश्न को, अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए कि कहीं पर जो सुभेद्यता होगी अधिक होगी या कम होगी वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। अगर इसमें एक पार्ट और आगे बढ़ाया जाए कि सुभेद्यता का जो स्तर होगा, सुभेद्यता का स्तर होने का अर्थ है कि कहीं सुभेद्यता ज़्यादा होगी या कम होगी, वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले तो ये निर्भर करेगा कि वहाँ पर जो प्रकोप है वो कितना गहन हो सकता है ना, प्रकोप या आपदा कितना है, कितने क्षेत्रों में वो आपदा आए हुए है, वहाँ पर लोगों की तैयारी कैसी है। अगर तैयारी अच्छी होगी तो जोखिम क्या होगा या संवेदनता कम होगी। तो सामुदायिक तैयारी का स्तर कैसा है ये भी संवेदनता को निर्धारित करेगा। हम आपदा को लेकर कितने जागरूक हैं ये भी संवेदनता को निर्धारित करेगा। अगर हम जागरूक हैं तो हमारी संवेदनता क्या होगी, कम होगी। अगर हम आपदा को लेकर जागरूक नहीं हैं तो फिर हमारी वनरेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जागरूक नहीं होने से आप उन पक्षों पर फोकस नहीं कर पाएंगे जो आपदा से आपको प्रभावित कर सकता है। तो वो भी है। क्या प्रशासन की तैयारी है इसके लिए जरूरी? अगर प्रशासन ने तैयारी करके रखा हुआ है तो सुभेद्यता को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में दिल्ली में बाढ़ आना एक आम बात हो गई है। 2-3 साल से तो आप भी देख रहे होंगे दिल्ली में, 1 साल से। अब अगर एमसीडी पहले से तैयारी करके रखे तो क्या उस स्थिति को कम नहीं किया जा सकता है। तो हर एक आपदा की संवेदनता को कम करने के लिए प्रशासन का जागरूक होना, उसका योजना तैयार करना, उसको अमल में लाना, ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो तैयार है, अपनी तैयारी करके रखे हुए, तो संवेदनता के स्तर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या संवेदनता को कम करने के लिए जोखिम का आकलन करना है ज़रूरी, कि अगर यहाँ पर आपदा आती है तो जो समाज सुभेद्य है उसके कितने क्षति या नुकसान हो सकते हैं। तो अगर हमने जोखिम का आकलन कर लिया है तो फिर हम उस जोखिम को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हम संवेदनता को कम करके जोखिम को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ से एक पार्ट आगे बढ़ जाएगा, मेंस में आ सकता है कि संवेदनता का जो स्तर होता है वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो नीचे में हेडिंग बना लीजिए, इसी में सुभेद्यता को निर्धारित करने वाले कारक। सुभेद्यता
को निर्धारित सुभेद्यता को निर्धारित करने वाले कारक। इस हेडिंग का अर्थ ये हो गया कि कहीं पर सुभेद्यता ज़्यादा होगी या कम होगी वो किस कारक पर निर्भर करेगा, है ना। तो अब ये एक निर्भर करेगा सबसे पहले आपदा की प्रचंडता, या हम कहेंगे उसकी तीव्रता कितनी है ना, इंटेंसिटी। दूसरा हो जाएगा आपदा का विस्तार कितने क्षेत्रों में, ना, आपदा का विस्तार। तीसरा इसको निर्धारित करेगा कि सामुदायिक जागरूकता कितनी है उस क्षेत्र के लोगों की। चौथा हो जाएगा सामुदायिक तैयारी कितनी है ना, सामुदायिक तैयारी कितनी है। चौथा, पांचवा हो जाएगा प्रशासनिक तैयारी कितनी है, प्रशासनिक तैयारी कितनी है। फिर छठा हो जाएगा आपदा पूर्व सूचना तंत्र या सूचना प्रणाली, सूचना तंत्र की मजबूती क्या है, मजबूती क्या है। सातवां जोखिम का आकलन, जोखिम का आकलन, जोखिम का आकलन और जोखिम कम करने के प्रयास, जोखिम कम करने के प्रयास क्या हो रहे हैं, ये है ना। आपके पास जब जाएगा ना पीडीएफ, आप जाएंगे घर पे तो निकाल के देखिएगा, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है सिविल सेवा के मेंस में, क्वेश्चन होगा उस पीडीएफ में। तो वो क्वेश्चन अब आराम से आपसे लिखे जाएंगे। प्रश्न ऐसे हैं कि सुभेद्यता क्या है, सुभेद्यता को किन किन प्रकारों या किन किन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, और किसी भी क्षेत्र में जो सुभेद्यता होती है वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, यानी कहीं ज़्यादा होगी तो क्यों होगी, और अगर कहीं सुभेद्यता कम है तो फिर क्यों होगी, वो हो जाएगा। ठीक है। एक शब्द यहाँ पर और आ गया, इसका भी अर्थ जान लेते हैं। लिखिए जोखिम, जानते तो हैं ही, एक अलग से हेडिंग बना लीजिए, जोखिम, रिस्क। जोखिम का क्या अर्थ होगा ये तो क्लियर है। एक हम प्रश्न बनाते हैं, अब आपको उतना स्थिति में ला दिया है कि आप थोड़ा सा इस पर विचार कर सकते हैं। प्रश्न ये हो जाए कि आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जोखिम आकलन कितना महत्वपूर्ण है, या एक प्रशासक के रूप में आप आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जोखिम मूल्यांकन में या उसकी भूमिका को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किसी आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने में जोखिम मूल्यांकन का कुछ योगदान हो सकता है ना। अगर हम थोड़ा सा आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिसको आप समझ जाएंगे, जैसे हम ये जान लें कि सिविल सेवा में थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो करियर का जोखिम है ना। तो अगर ये ध्यान में रहे तो हमारी पढ़ाई क्या होती है, अच्छी दिशा में चलती है ना, कि नहीं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत कर लेंगे तो सफलता मिल जाएगी। तो फिर ना तो अपना जोखिम करियर का है और पूरे परिवार समाज में क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाता है। तो जोखिम का अर्थ यही होता है कि किसी कहीं पर जो कोई आपदा आएगी या आपदा घटित होने पर वहाँ पर जानमाल परिसंपत्ति का नुकसान कितना हो सकता है या कितना संभावित है, हम उसे जोखिम कहते हैं। अब आपदा आने पर जो जानमाल संपत्ति का नुकसान हो सकता है, ये हर एक आपदा में एक जैसा तो नहीं होगा, वो तो आपदा की प्रचंडता, तीव्रता, क्षेत्र सब कुछ पर निर्भर करेगा। तो एक हम और जोखिम का जो स्तर होता है, अगर एक शब्दों में कहा जाए कि जोखिम कहीं पर कितना होगा, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि वो क्षेत्र कितना सुभेद्य है और आपकी तैयारी कितनी है ना।
अगर आपकी तैयारी ज़्यादा है तो तैयारी अगर आपकी ज़्यादा है तो सुभेद्यता कम है, और सुभेद्यता कम होने का क्या अर्थ हुआ, जोखिम कम होगा। अगर आपकी तैयारी कम है तो जाहिर सी बात है कि सुभेद्यता अधिक है, और सुभेद्यता अधिक होने का अर्थ है क्या है, जोखिम ज़्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, बहुत हद तक अलग हम नहीं कर सकते। तो अब कहीं पर जो जोखिम हो सकता है आपदा आने से, वो कितने प्रकार का जोखिम हो सकता है, तो फिर ये सुभेद्यता वाले पॉइंट पर आकर यहाँ पर मिल जाएगा। कहीं पर अगर आपदा आएगा तो जोखिम दो ही प्रकार का हो सकता है बड़े तौर पर, या तो पर्यावरण को जोखिम है या फिर क्या है, मानव को जोखिम है। पर्यावरणीय जोखिम क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कहीं पर वनाग्नि हो गई, छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अभी जैसे कैलिफोर्निया में वनाग्नि हो रही, या भारत के उत्तराखंड में पिछले साल काफी वनाग्नि हुआ था, तो वनाग्नि होने से पर्यावरण को होगा नुकसान कि नहीं होगा। तो पर्यावरण को कई तरीके से नुकसान होगा ना, एक तो वनाग्नि होने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि वायु में कुछ ग्रीन हाउस गैस आ जाएगा, कुछ कणीय प्रदूषक आ जाएंगे। दूसरा, इससे क्या होगा कि कई सारे जीव जंतु को अपने आवास से हाथ धोना पड़ेगा, कई सारे जीव जंतु आग में जलकर मारे भी जा सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया ना कि वहां पर जोखिम हुआ, पर्यावरण को हुआ। तो इसका तो अर्थ है ना कि उत्तराखंड बिहार भारत में वनाग्नि के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, और वहाँ पर वनाग्नि के लिए वो सेंसिटिव है, तो वहाँ पर पर्यावरणीय जोखिम भी है और मानवीय जोखिम भी है। मानवीय जोखिम क्या हो सकता है कि वनाग्नि में, अगर आपने पिछले बार का कुछ न्यूज़ देखा होगा, 5-6 लोग तो मारे भी गए थे उस वनाग्नि में। तो एक तो अगर उसके आसपास आपका घर है तो हेल्थ का जोखिम है, क्योंकि आप वो प्रदूषित वायु में रहेंगे, क्योंकि जब वनाग्नि होगी तो कणीय प्रदूषक वायु में आएंगे, पार्टिकुलेट मैटर जिसको आप कहते हैं। और कुछ कणीय प्रदूषक ऐसे होते हैं जो ब्रीदिंग के माध्यम से अंदर गया, जिसको हम RSPM कहते हैं, रेसिपिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो गया तो फिर कई प्रकार की बीमारी का कारण बनेगा। तो वनाग्नि से क्या है, हेल्थ का नुकसान है ना, तो मानव का एक नुकसान तो हुआ ना यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर जोखिम हम देखेंगे तो बड़े तौर पर दो ही प्रकार का जोखिम होगा, या तो पर्यावरणीय जोखिम होगा या फिर क्या होगा, मानवीय जोखिम होगा। और मानवीय जोखिम फिर क्या हो सकता है, वही होगा, राजनीतिक होगा, सामाजिक होगा, सांस्कृतिक, आर्थिक, जो पॉइंट आपने लिखा है उतने ही प्रकार के जोखिम या क्षति या नुकसान होने की संभावना रहती है। अब ये जोखिम मूल्यांकन हम करते हैं ना, अब हमें अगर पता चल जाए कि यहाँ पर वनाग्नि होने से इस तरह के पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है या पहुँच सकता है, या इस तरीके से मानव को क्षति हो सकती है, ये आकलन हो जाए, तो फिर उसको कम करने के लिए हम कर सकते हैं ना उपाय, पहले से तो करके रखा जा सकता है कि उत्तराखंड में वनाग्नि ना हो, इसके लिए हमें पहले से क्या करके रखना चाहिए, कौन सी हम तकनीकी अपनाएं ताकि निगरानी बेहतर हो जाए, किस तरीके से वहाँ पर कार्य किए जाए ताकि जो वनाग्नि का पिक सीजन है उसमें हम वनाग्नि को रोक सकते हैं। तो जब आप जोखिम तय कर लेते हैं, जोखिम का मूल्यांकन हो जाता है, तो फिर उस पर कार्य करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, कि आपको पता चल गया इतना नुकसान होना है, अब इस नुकसान को कम करने के लिए हमें क्या काम करना होगा। तो तैयारी ही होगा ना, उस नुकसान को कम करने के लिए आपदा के संदर्भ में क्या करना होगा, कि आपको पहले से तैयारी करके रखना होगा कि इस तरह की घटनाएं एक तो घटित ना हो, और अगर घटित हो भी जाए तो हम जानमाल की क्षति और पर्यावरणीय नुकसान को कम से कम होने दें। तो वो इसलिए दोनों एक दूसरे से आकर क्या है, इंटर लिंक है लास्ट में। इसमें ज़्यादा नहीं, 4 लाइन लिखिए जोखिम में। देखिए जोखिम का तात्पर्य, पहला पॉइंट देखिए, जोखिम का तात्पर्य, जोखिम का तात्पर्य, जोखिम का तात्पर्य किसी भी आपदा से, जोखिम का तात्पर्य किसी भी आपदा से होने वाले, किसी भी आपदा से होने वाले जान माल, किसी भी आपदा से होने वाले जान माल, स्वास्थ्य, जान माल, स्वास्थ्य एवं परिसंपत्ति की, जानमाल, स्वास्थ्य एवं परिसंपत्ति की संभावित हानि से है, संभावित हानि से है, कि अगर हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा, संभावित हानि से है।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए जोखिम, जोखिम दो प्रकार, जोखिम दो प्रकार का होता है या हो सकता है आपदा के संदर्भ में, दो प्रकार का हो सकता है। तो पहला जो जोखिम होगा वो क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय जोखिम, पर्यावरणीय जोखिम, पर्यावरणीय जोखिम। और दूसरा हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, मानवीय जोखिम, मानवीय जोखिम। तो वो पॉइंट यहाँ लिखना अब जरूरी है, वो तो आ जाएगा यहाँ पे। एक छोटा सा शब्द और है जिसमें लिखिए क्षमता विकास, क्षमता विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये शब्द आप यूज़ करते होंगे, और दो तीन शब्द ऐसे हैं जो मेंस के लेखन में लोग धड़ल्ले यूज़ करते हैं कि कौशल विकास होना चाहिए, क्षमता विकास होना चाहिए, है ना। तो हम आपदा प्रबंधन के संदर्भ में क्षमता विकास का क्या अर्थ समझेंगे, और क्षमता विकास जो होगा वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये हमें समझना है। कैपेसिटी बिल्डिंग का सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई समाज है, अगर वो भविष्य के किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने अंदर की कमजोरियों को दूर कर लेता है या उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है, तो उसी स्थिति को आप क्या कहते हैं, क्षमता विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। जैसे आपका भी केजीएस में क्या हो रहा है, क्षमता विकास हो रहा है। किस चीज़ के लिए, 25 तारीख के लिए या जो 26 में देगा उसके लिए, कि आप अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं, एक से एक आपको मार्गदर्शक मिले हुए हैं, तो उसके माध्यम से आपकी जानकारी कैपेसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो दूरगामी लक्ष्य क्या है कि हमें आईएएस बनना है, और उस आईएएस बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं मिलके, कि हमारे अंदर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है उसकी जो कमजोरियां हैं, हम उन कमजोरियों को दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब ये कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, जोखिम खत्म, रिजल्ट हो जाएगा, क्षमता अच्छी हो गई। अगर क्षमता नहीं विकसित हुआ तो फिर क्या होगा, जोखिम का स्तर बना रहता है। तो क्षमता विकास का अर्थ यहाँ पर हम यही लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन, कोई समाज भविष्य की लक्ष्य योजना को ध्यान में रखकर अगर अपने अंदर की दुर्बलता, कमजोरी को दूर करता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता विकास कहते हैं। अब ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता विकास है, तो हमारा यहाँ दूर का लक्ष्य क्या है, आपदा से होने वाले जान माल या क्षति को कम से कम करना। हमारा संदर्भ तो यहाँ यही होगा कि हम किस तरीके की चीज़ों को करें कि आपदा से होने वाले क्षति या नुकसान को हम कम कर लें। तो कहीं पर जो क्षमता विकास होगा आपदा के संदर्भ में, अब ये कुछ चीज़ों पर निर्भर करेगा। आपको अगर मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, आपको अगर लगे कि हाँ ये चीज़ें जरूरी है क्षमता विकास के लिए, तो केवल यस नो में आप बताएं। क्या क्षमता विकास के लिए अच्छे संस्थाओं का होना जरूरी है? आप जैसे एक क्षमता तो यहाँ पर तैयारी हो रही है आपकी नौकरी लेने के लिए, लेकिन एक क्षमता आपकी और विकसित होगी कहाँ, लवासना में जाके, है ना। तो वहाँ पर जो आपको सिखाया जाएगा वो क्या सिखाया जाएगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ आपको बताया जा रहा है मुख्य रूप से कि आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो एग्ज़ाम पास करके तो आप आ गए हैं, इसका मतलब कि आपके पास जानकारी है, सब कुछ है। लेकिन जब आप ग्राउंड स्तर पर जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, तो वहाँ पर एक से एक ट्रेनर आपको मिलेंगे। तो इंस्टीट्यूट है ना लाल बहादुर शास्त्री, किसी का आईपीएस में सिलेक्शन होगा तो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट का होना क्षमता विकास के लिए क्या है, जरूरी है। दूसरा, क्या क्षमता विकास के लिए अच्छे मेंटोर या मार्गदर्शक का होना जरूरी है? आप इसीलिए केजीएस आए होंगे कि यहाँ पर अच्छे मार्गदर्शक हैं, तभी तो आए होंगे, और तो कोई विकल्प नहीं रहा होगा कि नहीं यहाँ पर पॉलिटी पढ़ाने के लिए राजेश मिश्रा हैं, इतिहास पढ़ाने के लिए सुजीत सर हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए सचिन अरोड़ा सर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए रामेश्वर सर हैं। यही सोच के आए होंगे ना आप। एक क्षमता विकास के लिए क्या है कि एक अच्छे मार्गदर्शक का होना जरूरी है। तीसरा, क्या इसके लिए यह भी जरूरी है कि
कम्युनिटी का जागरूक होना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको भी जागरूक होना पड़ता है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो सरकार की योजनाओं को आप लाभ नहीं ले सकते। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, यहीं पर अभी पोलिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये भी हाल ही में एक थोड़ा सा स्किल या रोजगार परक कार्यक्रम था भारत सरकार का, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम। कितने लोग इस योजना को जानते हैं, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को? आप देख लीजिए। ठीक, अब मैं पूछ बैठूंगा, हाथ गलत नहीं उठाना है। मैं ठीक, शिक्षक एक मनोविज्ञान भी जानता है, तो आप ये सब मत क्या कीजिए। तो कितने लोग जानते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को? इतने लोग जानते हैं, 10 लोग जानते हैं। आपको देख लीजिए, एक तो वह योजना को जानना, दूसरा उसे इनरोल्ड कितने लोग कराए हैं। डेट चली गई थी, ये गलती किसकी? आपकी, हमारी गलती ना, कि डेट बीत गया, उसके बाद हमें जानकारी मिली कि एक कौशल परक योजना था, इसमें हमें इंटर्नशिप करना चाहिए था। तो बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि आप स्किल्ड होंगे, स्किल्डफुल होंगे, उसके लिए जरूरी है कि आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या संस्था होने के लिए और संस्था बनाने के लिए पूंजी का होना जरूरी है? बिना पूंजी की संस्थाएं बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती, उसके लिए वो जरूरी है। आप लवासना जैसे इंस्टीट्यूट बनाएंगे, उसके लिए पूंजी होना चाहिए ना। भारत में जैसे दिल्ली में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भारत सरकार ने बनाए हैं, उसके लिए पैसे लगे होंगे, तो पूंजी भी चाहिए। क्या तकनीकी का होना जरूरी है? बिना तकनीकी के क्षमता का विकास संभव है? नहीं है। तो किसी समाज में आपदा के प्रति जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, वो इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करेगा। अगर लोगों तक इन चीज़ों की पहुंच है तो कैपेसिटी बिल्डिंग वहां पर ज़्यादा होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग होने का अर्थ है कि वहां पर जोखिम संवेदीता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि आप जागरूक हैं, आपने वो ट्रेनिंग ले रखा है, वो जानकारी जुटा रखा है जो आपदा से होने वाले दुष्प्रभाव को कम कर सकता है या फिर क्या कर सकता है? बचा सकता है। तो आपदा के संदर्भ में क्षमता विकास का अर्थ यही हम लेते हैं, है ना। तो 2-3 लाइन लिखेंगे इसमें, ज्यादा नहीं। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, देखिए आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, पहला पॉइंट, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में क्षमता विकास का तात्पर्य क्षमता, क्या लिखा रहे थे? अच्छा, तात्पर्य किसी भी आपदा से होने वाले, किसी भी आपदा से होने वाले क्षति या नुकसान को कम करने के लिए, क्षति या नुकसान को कम करने के लिए किए जाने वाले, क्षति या नुकसान को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों से है, किए जाने वाले प्रयासों से है, किए जाने वाले प्रयासों से है। दूसरा पॉइंट देखें, यदि कोई व्यक्ति, उसी में, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, संस्था, इंस्टीट्यूट, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और समाज, सोसाइटी, यदि कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन और समाज भविष्य भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर, लक्ष्य को ध्यान में रखकर, भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने अंदर की कमजोरियों को, अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करने का, अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है, दूर करने का प्रयास करता है, तो उसे
तो उसे क्षमता विकास कहते हैं। तो उसे क्षमता विकास कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, भूकंप आपदा प्रबंधन के सीधे लिखिए आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, सीधे लिखिए आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में क्षमता विकास निम्न क्षमता विकास निम्न कारकों पर, क्षमता विकास निम्न कारकों पर निर्भर करता है। क्षमता विकास निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो डैश देके पहला पॉइंट, पहला लिखे संस्थाओं की स्थापना या उपलब्धता, इंस्टीट्यूट संस्थानों की उपलब्धता, संस्थानों की उपलब्धता या स्थापना ये जरूरी है। पब्लिक दे के देखेंगे स्थापना। दूसरा, अच्छे प्रशिक्षक या मार्गदर्शक, अच्छे प्रशिक्षक या मार्गदर्शक, अच्छे प्रशिक्षक या मार्गदर्शक। तीसरा, पूंजी। चौथा, तकनीकी, पूंजी तकनीकी। पांचवा सामुदायिक, सामुदायिक जागरूकता, सामुदायिक जागरूकता। छठा, संसाधनों तक लोगों की पहुंच, लोगों की पहुंच। नवाचार यानी इनोवेशन, नवाचार। नवाचार का क्या अर्थ होता है? नए नए, मतलब क्या नए नए? ठीक है, आप सही कह रहे हैं। नवाचार का अर्थ यही होता है कि ये कोई विचारधारा हो सकता है, कोई तकनीकी हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है, बट वो ऐसा होना चाहिए कि व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी आइडिया है और आप केजीएस के प्रबंधन को देते हैं वो आइडिया कि भाई आप ऐसा काम कीजिए तो बेहतर सुधार हो जाएगा, तो दैट इज मानते नहीं है। तो वो क्या है? नवाचार है, इनोवेशन। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाए उसको हम क्या कहेंगे? नवाचार कहेंगे। तो इनोवेशन का अर्थ यही है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन ला दे। तो किसी भी समाज का जो क्षमता विकास होगा आपदा प्रबंधन में, वो इन्हीं चीजों पर क्या होगा? निर्भर करेगा। ठीक है। एक और छोटा सा है, आपदा प्रतिरोध। आपदा प्रतिरोध, आपदा प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या अर्थ होता है? इसमें मेरा, इसमें एक है सर, मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ शास्त्री। कौन है शास्त्री जी भाई? ये ऐसे कैसे हो जाए? इधर से इधर, इधर से इधर। अच्छा, तो इन्होंने लिखा है कि सर, मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ शास्त्री कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। इसमें क्या है? फिर यहाँ लिखे, फिर यहाँ लिखा है कि सर, मैं कल यहाँ से जाने के बाद दोबारा क्लास किया और पूरा समझ में आया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपदा प्रतिरोध, ध्यान से देखिए, इंग्लिश शब्द इसके लिए होता है डिजास्टर रेसिस्ट यूज हम करते हैं ना। कई बार आप किताबों में लिखते हो, देखते होंगे कि इसके लिए हम दोनों शब्द यूज करते हैं। और अगर आपके पास 24 का क्वेश्चन बैंक होगा, कल हमने दिखाया था, इस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपदा प्रतिरोध क्या है और आपदा प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है, कुछ एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 24 में ये क्वेश्चन आया। एक हम ये शब्द यूज करते हैं कि आपदा प्रतिरोध, और हम कई जगह किताबों में या पढ़ते होंगे या शायद आप यह शब्द यूज भी करते हैं कि आपदा लचीली व्यवस्था होनी चाहिए या आपदा लचीली संस्कृति होनी चाहिए। अब हम ये शब्द यूज बहुत करते हैं कि डिजास्टर फ्लेक्सिबल कल्चर होना चाहिए, बट इसका अर्थ क्या होता है वो लगभग दोनों समानार्थी है। जब हम आपदा लचीली व्यवस्था की बात करते हैं या आपदा लचीली संस्कृति की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो हमें आपदा से लड़ने में सक्षम बनाए, डिजास्टर के दुष्प्रभाव को क्या कर सके। संस्कृति के एक व्यवस्था को व्यक्त करता है ना। आप यहाँ पर संस्कृति का अर्थ कदापि धर्म, शिक्षा और उस चीज से नहीं लेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर संस्कृति का अर्थ है कि आपदा के संदर्भ की व्यवस्थाओं से है, सामाजिक व्यवस्थाओं से, राजनीतिक व्यवस्थाओं से, आर्थिक व्यवस्थाओं से, कि वो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो आपदा लचीली व्यवस्थाओं के रूप में जाना जाएगा। तो आपदा लचीली व्यवस्था का अर्थ हम 3 लेते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो हमें आपदा के दुष्प्रभाव से बचाए, जो हमें आपदा से लड़ने में सक्षम करे, और दूसरा इसका अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था हो जो पर्यावरणीय नुकसान भी कम से कम करे, क्योंकि जब आप कोई व्यवस्था आपदा से लड़ने के लिए करेंगे तो संभव है कि उसका इन्वायरमेंट पर भी प्रभाव जाएगा। तो वो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान करे, और इसका अर्थ है कि वो एक ऐसी विकास सुनिश्चित करे जो समावेशी और सतत हो। तो अगर हमने ऐसी कोई व्यवस्था बना के रखा है आपदा के प्रति, तो हम इसी को कहते हैं आपदा लचीली व्यवस्था या आपदा लचीली संस्कृति के नाम से जाना जाता है। लगभग वही शब्द होता है आपदा प्रतिरोधी, रेसिस्ट। आप कहते हैं ना, एक शब्द से थोड़ा सा और हल्का कर देते हैं कि कई बार आप सुझाव में लिखते होंगे कि आपदा प्रतिरोधी संरचना का निर्माण होना चाहिए, लिखते हैं ना आप, कि कहीं जानमाल की जोखिम कम करना होता है तो आप कहते हैं कि आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना होनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम जानते हैं कि हम जो सड़क बनाएं या जो पुल बनाएं, जो रेल बनाएं, जो हवाई अड्डे बनाएं, जो भी इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो आपदा प्रतिरोधी हो। आपदा प्रतिरोधी हो मतलब कि आपदा के दुष्प्रभाव को वो कम कर सके, आपदा के झटके को वो क्या करे, सहन कर सके, और जानमाल की क्षति और नुकसान को वो क्या कर सके, कम कर सके। तो जब आपदा प्रतिरोधी और आपदा संस्कृति लचीली व्यवस्था की बात करते हैं तो वो लगभग क्या है, समानार्थी है। तब इसका अर्थ यही निकला कि आपदा प्रतिरोधी व्यवस्था, आपदा लचीली व्यवस्था का अर्थ हुआ एक ऐसी व्यवस्था जो हमें आपदा से लड़ने में सक्षम करे। दूसरा इसका सिंपल सा अर्थ हो गया कि जो हमारे जानमाल, क्षति, परिसंपत्ति का नुकसान कम से कम करे। तीसरा जो हमें सतत और समावेशी विकास की ओर ले जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, आपदा प्रतिरोधी व्यवस्था या आपदा लचीली व्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर है कि ये जो आपदा प्रतिरोधी व्यवस्था होगी ये आपदा प्रबंधन के किस चरण में लागू होगा। तो आप 3 चरण पढ़े हैं, आप ध्यान से देखिए, तो आपको चरण बताना है कि ये क्या होगा। अब हमने कहा कि आपदा प्रतिरोधी व्यवस्था का अर्थ होगा कि ऐसी व्यवस्था जो हमें आपदा से लड़ने में सक्षम बनाए, जानमाल की क्षति और नुकसान को कम से कम करे, और जो हमें सतत समावेशी विकास की ओर ले जाए, दैट इज आपदा प्रतिरोधी, आपदा लचीली व्यवस्था या संस्कृति हो गई। तो अब जो आपदा प्रबंधन के 3 चरण हैं, हम किस चरण में काम करेंगे ताकि हम इस तरह की व्यवस्था बना पाएंगे। पहले चरण और तीसरे चरण, तीसरे चरण में भी तो होगा ना। अगर तीसरे चरण में हमने पुनर्वास का काम किया और अगर पुनर्वास के काम में हमने बेहतर तकनीकी का यूज किया, तो फिर अगर आपदा आगे आया तो हमें नुकसान क्या होगा, कम होगा। तो जो आपदा प्रतिरोधी संस्कृति या आपदा लचीली व्यवस्था बनेगी वो 2 चरण में, आपदा पूर्व के चरण में और आपदा बाद के चरण में। क्योंकि आपदा के समय तो होगा राहत और बचाव का काम, कि आपने जो पहले तैयारियां करके रखी है वो आपको क्या करेगा, क्षति या नुकसान को कम कर देगा। तो पहले और बाद के चरण में ये चीजें करनी होती है। तो आप लिखिए थोड़ा सा, इसमें टाइम भी हो रहा है, छोड़ देंगे आपको क्योंकि दूसरा क्लास भी है क्या।
लिखिए इसको, लिखिए आपदा प्रतिरोधी, पहला पॉइंट, आपदा प्रतिरोधी व्यवस्था से तात्पर्य, आपदा प्रतिरोधी व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रकार के, आपदा प्रतिरोधी व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रकार के सामाजिक राजनीतिक, उस प्रकार के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, उस प्रकार के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था से है जो, व्यवस्था से है जो, व्यवस्था से है जो, डैश देके नीचे में आ जाएंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, जो आपदा से, जो आपदा से लड़ने में सक्षम बनाए। अब फाइटिंग वाली बात नहीं है यहाँ पे, सक्षम बनाए। दूसरा, आपदा के दुष्प्रभाव को न्यून करे, आपदा के दुष्प्रभाव को न्यून करे। तीसरा, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करे, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बड़े पॉइंट में, देखिए इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार, यानी ऊपर जो हमने 3 पॉइंट लिखे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार की व्यवस्था को आपदा लचीली, आपदा लचीली संस्कृति या व्यवस्था, आपदा लचीली संस्कृति ऑब्लिक व्यवस्था भी कहते हैं, लचीली संस्कृति व्यवस्था भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, इस प्रकार के व्यवस्था या प्रतिरोध का निर्माण, व्यवस्था ऑब्लिक प्रतिरोध यानी आपदा प्रतिरोध, प्रतिरोध का निर्माण आपदा प्रबंधन के, प्रतिरोध का निर्माण आपदा प्रबंधन के, आपदा प्रबंधन के प्रथम एवं तीसरे चरण, आपदा प्रबंधन के प्रथम एवं तीसरे चरण से संबंधित है, तीसरे चरण से संबंधित है। एक लाइन और इसी में डाल के अब पहले चरण को थोड़ा सा इंटरलिंक कर लीजिए। पहला चरण हमारा क्या है, तैयारी का है ना, तो उसमें हमने 3 तरीके का देखा था, एक आपदा तैयारी है, एक आपदा निवारण है और दूसरा क्या है, आपदा अब इसमें लिखना, देखिए जब धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ता है ना तो लिखना कम पड़ता है, समझ इंटरलिंक बहुत मायने रखता है कि चीज़ों को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करके समझें। आपदा प्रतिरोध या आपदा लचीली व्यवस्था का क्या अर्थ हुआ कि हमारी कैसी व्यवस्था हो जो आपदा के दुष्प्रभाव को कम करे, जो हमें आपदा से लड़ने में सक्षम बनाए। दुष्प्रभाव को कम करे मतलब जान माल परिसंपत्ति जो 5-6 प्रकार का हानि होता है, उस हानि को वो क्या करे, कम करे। तो इस हानि को कम करने के लिए कहाँ काम करेंगे, वही क्या होगा, आपदा प्रतिरोधी संस्कृति को तैयार करेगा। तो जो पहला चरण था उसमें हमने देखा कि हमने आपदा तैयारी किया था और उसमें क्या था, 11 पॉइंट था। तो क्या अब आपको वहां से पॉइंट को ध्यान में ले, क्या अगर आपदा तैयारी के चरण में उस 10-11 बातों को ध्यान में रखा जाए तो आपदा प्रतिरोधी संस्कृति तैयार होगी ना, क्योंकि फिर हमारा जोखिम क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। दूसरा जो था आपदा निवारण, जिसमें हम एक सरकारी प्रयास पर थे और दूसरा सामुदायिक प्रयास, अगर वो दोनों बेहतर है तो फिर हमारी आपदा लचीली व्यवस्था है। अगर तीसरा था प्रिकॉशन वाला कि अगर हम वैसे सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं या तैयार करके रखें
तो डिजास्टर से होने वाले नुकसान को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अगर पहले चरण के जो 3 पार्ट हैं उस पर हम आपने अच्छे से काम कर लिया है, जो उसमें पता है कि क्या होता है, तो हम एक बेहतर आपदा प्रतिरोधी या लचीली संस्कृति का निर्माण कर पाएंगे, जो हमारे जानमाल परिसंपत्ति के नुकसान को क्या करेगा, कम से कम करेगा। इसके बावजूद भी क्या है, आपदा आना है तो क्या होगा, आ ही जाएगा, है ना। तो फिर जो जानमाल परिसंपत्ति का नुकसान हुआ, अब हम कहाँ पर फिर उसको बेहतर करेंगे, तीसरे चरण में। कि तीसरे चरण में अगर बिल्डिंग गिरा भूकंप के कारण, तब हमारी कोशिश क्या होगी कि और मजबूत बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सड़कें, रोड, बिल्डिंग, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत बनाओ कि वो आपदा से लड़े। अब आपदा आए तो वो टूटे नहीं, गिरे नहीं, और अगर टूटे नहीं, गिरे नहीं, तो फिर जानमाल परिसंपत्ति का नुकसान क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले और तीसरे चरण में जो काम करेंगे वही आपदा प्रतिरोधकता को तय करेगा। अगर हमने सामाजिक रिकवरी अच्छे से कर ली, अगर हमने आर्थिक रिकवरी अच्छे से कर ली, अगर हमने मानसिक रिकवरी अच्छे से कर ली, पुनर्वास कार्य में बेहतर तकनीकी का प्रयोग कर लिया, तो फिर हमारी तैयारी क्या हो जाएगी अगले चरण के लिए, अच्छी। हम एक प्रतिरोधक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं, तो फिर जानमाल की क्षति या नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो आज आपको यहीं छोड़ देंगे। कल जब मिलेंगे तब हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में, आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों। 2 मिनट कहा था ना कि बाइंड अप कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आज के क्लास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपदा प्रबंधन के चरण से, है ना। हमने देखा कि किसी भी आपदा में आपदा प्रबंधन के 3 चरण हो सकते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो पहला चरण क्या है, आपदा तैयारी का। तैयारी में 3 फेज है, डिजास्टर प्रिपेयरनेस है, डिजास्टर मिटिगेशन है और डिजास्टर प्रिवेंशन है। फिर दूसरा चरण है जो राहत और बचाव का है, और तीसरा चरण है जो पुनर्वास का। फिर हम लोग आगे कुछ शब्दों का अर्थ जाने कि सुभेद्यता क्या है, कितने प्रकार का होता है, और सुभेद्यता किन चीजों पर निर्भर करेगा। फिर हम आगे जोखिम पर, कि जोखिम क्या होता है और जोखिम कितने प्रकार का हो सकता है। फिर हम आगे किस पर, कि एक हमने जान लिया क्षमता विकास क्या है आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, और क्षमता विकास किन चीजों पर निर्भर करेगा। और लास्ट में हम जान गए कि आपदा प्रतिरोधी संस्कृति, आपदा रोधी व्यवस्थाएं क्या होती है। अब हम कल चलेंगे, पहले आपदा प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को पढ़ लेंगे, और टाइम बचेगा तो फिर हम राष्ट्रीय प्रयास में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।